हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकीशिल भैया। आज के इस वीडियो में ना मैं तुम्हारे पूरे ग्रामर सेक्शन को एक साथ कंबाइन करने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाहर तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, अच्छे से समझ जाते हो ना, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम पूरे नंबर लेकर आओगे। देखो, बिफोर वी कंटिन्यू, मुझे तुम सबसे एक चीज कहना था। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये कह रहे हैं ना कि भैया आप लाइव क्यों नहीं ले रहे हो। देखो बच्चों, मुझे लाइव लेने में ना कोई भी दिक्कत नहीं है, बट एक चीज कॉमन सेंस लगाकर सोचो। अगर कोई एक चैप्टर में रिकॉर्डेड लेक्चर में 10 से 15 मिनट में कवर कर रहा हूं ना, तो अगर मैं सेम चीज को लाइव में कवर करता हूं तो वो आधे घंटा या 40 मिनट का हो जाएगा। क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कहीं पे भी पॉज आता है, कहीं पे भी मैंने सांस लिया होता है, कहीं पे भी मैंने लाइंस को रिपीट किया होगा, तो वो सब कट हो जाता है। एंड मैं पहले से प्रॉपरली प्रिपेयर्ड भी होता हूँ, इसलिए मैं चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन को 10 से 15 मिनट में कवर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सेम चैप्टर को लाइव लूंगा ना, तो वो आधे घंटे का वीडियो हो जाएगा, और ऐसे ही तुम्हारे पूरे सिलेबस को कवर करने में 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो देखो, तुम्हारे बोर्ड से थोड़ा कॉमन सेंस के साथ काम करो। हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर्स को लाइव लेक्चर के ऊपर प्रेफर किया करो। देखो, मुझे पता है अगर मैंने लाइव लिया होता रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अपलोड करने की जगह, तो हो सकता है मुझे मिलियंस में व्यूज आते, लेकिन मुझे तुम्हारे टाइम की ज्यादा वैल्यू है। देखो, एग्जाम से पहले तुम सबको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए मैं भी लाइव लूंगा। हो सकता है थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए भी लाइव ले लूं, लेकिन ऐसे पूरे चैप्टर को कवर करना, ऐसे पूरे सिलेबस को कवर करना और तुम सबका टाइम वेस्ट करना लाइव में, ये चीज मुझे नहीं पसंद है। काफी वक्त से मुझे ये चीज कहना था, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, और इसलिए आज मुझे ये सही टाइम और सही वीडियो लगा, इसलिए मैंने बोल दिया। तुम सब अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और हाँ, एक और बात, देखो, लाइव का ना सोल पर्पस होता है कि बच्चों से इंटरेक्ट कर पाना। इसलिए लोग पहले के टाइम में ना लाइव लेते थे, ताकि वो बच्चों का प्रॉब्लम्स को समझ पाए, सुन पाए और उस अकॉर्डिंग पढ़ा पाए। लेकिन आज के टाइम में ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। एक टाइम पे 10,000, 20,000, 30,000 से भी ज्यादा बच्चे लाइव होते हैं। ऐसे में सभी का प्रॉब्लम तो छोड़ो, एक बच्चे का भी प्रॉब्लम सही से सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए समझो इस बात को, और गधों के रेस में मत दौड़ो। हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर्स को ही लाइव के ऊपर प्रेफर किया करो। अब देखो, ये मेरा ओपिनियन है, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वैसे अगर तुमने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और मेरे सेकंड चैनल को फॉलो कर लो, ताकि तुम्हारे एग्जामिनेशन के बाद वहां पर कुछ अलग किया जा सके। वैसे हाँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, उस चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस नहीं आएगी। तुम काइंड ऑफ व्लॉग या फिर फिटनेस वीडियोस एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिटरमिनर्स को। देखो, मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, गारंटी देता हूँ, इस वीडियो से बाहर तुम्हारे डिटरमिनर्स से एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। जो तुम्हारे सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है। तुम सीबीएसई बोर्ड छोड़ो, तुम्हारे आईआईटी के एग्जाम में भी इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। वो अलग बात है, आईआईटी के एग्जाम में इंग्लिश आता नहीं। खैर, मुद्दे की बात ये है कि इस छोटे से वीडियो में, 20 मिनट की वीडियो होगी अराउंड, उसमें मैं तुम्हें डिटरमिनर्स के हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दूंगा। ये बता दूंगा कि कौन सा चीज कहां लगता है और तुम कैसे पहचान सकते हो। ऐसा समझा दूंगा कि तुम जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी लेके बैठो, ताकि तुम शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। और अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो ये वीडियो में जो भी मैं नोट्स देने वाला हूँ, वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाए, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन। और हाँ, तुम लोग का 10 सेकंड लूंगा। मेरा एक सेकंड चैनल है जिसमें मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। अगर तुम लोग फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते। एग्जाम के बाद तुम्हें उसमें बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। और हाँ, उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और तो और, अगर तुम मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बाकी चलो इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनर्स। अरे वाह बेटे, आज तो बहुत मजा आएगा। वैसे ये बताओ कि डिटरमिनर्स होता क्या है? कोई बात नहीं दादाजी, मैं बताता हूँ। जो डिटरमिनर्स होते हैं ना, वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं। नहीं, वो एडजेक्टिव नहीं होते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये बस नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि एक लाइन लेते हैं, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, तो यहाँ पे जो हाउ मेनी वर्ड है ना, ये बता रहा है कि कितने सारे पेन्स हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सी वांट्स अ कार। यहाँ पे कार से पहले हमने ए का यूज किया गया है। ये बता रहा है कि उस लड़की को एक कार चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो ए है ना, वो नाउन यानी कि कार के बारे में बता रहा है, कितना कार चाहिए, अ कार चाहिए। तो ऐसे ही बहुत तरह के डिटरमिनर्स होते हैं जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, और उन सभी तरह के डिटरमिनर्स को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले। अच्छा बेटे, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस लाइन में डिटरमिनर्स क्या है? आई लाइक दैट ब्यूटीफुल गर्ल। अरे दादाजी, थोड़ी शर्म कर लीजिए, ऑलरेडी एक पैर तो आपकी कब्र के अंदर है, आपके परपोते क्या सोचेंगे। खैर, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इस लाइन में जो डैट है ना, वो तुम्हारा डिटरमिनर्स है, क्योंकि डैट उस ब्यूटीफुल लड़की के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्योंकि डैट ये बता रहा है कि वो ब्यूटीफुल लड़की कौन है। डैट स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर रहा है कि वही लड़की, डैट गर्ल। इसलिए यहाँ पे जो डैट है ना, उसे हम डिटरमिनर्स कंसिडर करेंगे। खैर, तुम लोग डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें हर एक टाइप ऑफ डिटरमिनर्स को अच्छे से समझाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ पे होता है। देखो, मैं कुछ दूसरे यूट्यूबर्स की तरह बस व्यूज लेने के लिए ऊपर ऊपर से पढ़ा के नहीं जाने वाला हूँ। डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे,
लेंगे ताकि तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में भी याद रहे और फ्यूचर में भी काम दे। और हाँ, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे बोर्ड्स में यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो डरो मत। तो देखो, डिटरमिनर्स का सबसे पहला और बेसिक टाइप होता है आर्टिकल्स। अरे रुको रुको बेटा, मुझे आर्टिकल के बारे में बहुत अच्छे से पता है, मैं समझाऊंगा बच्चों को आर्टिकल के बारे में। देखो बच्चों, आर्टिकल के अंदर आता है ए, एन और द। अब सबसे पहले मैं तुम्हें यह समझा देता हूँ कि वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है। वैसे तो ये बच्चों वाली चीज है। वोवेल का मतलब होता है ए, ई, आई, ओ, यू, और इन पांचों लेटर्स के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं ना तुम्हारे इंग्लिश अल्फाबेट में, वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो देखो, जो ए होता है ना वो कॉन्सोनेंट से पहले लगता है। जैसे कि सी वांट्स अ कार, यहाँ पे जो कार है वो नाउन है और उसका जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट है। कार का पहला लेटर क्या है? सी है ना, तो सी तो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे ए लग जाएगा। सी वांट्स अ कार। उसी तरह से जो एन होता है ना वो वोवेल से पहले लगता है। जैसे कि सी वांट्स एन एप्पल, यहाँ पे जो नाउन है, जो एप्पल है, उसका जो पहला लेटर है वो वोवेल है। वोवेल क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ पे एप्पल का जो पहला लेटर है वो ए है, तो इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। सी वांट्स एन एप्पल। उसी तरह से हम द का यूज तब करते हैं जब किसी स्पेसिफिक चीज या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात किया जा रहा हो। जैसे कि द सन इज राइजिंग। सन तो एक ही है ना, स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रहा है। तो बच्चों बताओ, तुम्हें दादाजी का पढ़ाई अच्छे से समझ में आया? ए लगता है कॉन्सोनेंट से पहले, एन लगता है वोवेल से पहले, और द लगता है जब हम कोई भी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हो या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। बताओ बेटा, मेरी अंग्रेजी कैसी है? मैंने सही से बताया कि नहीं बताया? अब तो मैं अंग्रेजी, देखो दादाजी, आपको अंग्रेजी तो आती है लेकिन थोड़ा कम आती, क्योंकि आपने द का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही बताया, लेकिन ए और एन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपने गलत बताया। तो मुझसे थोड़ी और अंग्रेजी सीख ली, क्योंकि जितना अभी आपको आता है ना उसमें कोई अंग्रेजन तो आपसे नहीं पटेगी। अब मैं तुम सबको समझाता हूँ। तो देखो, जो ए होता है ना वो कॉन्सोनेंट साउंड के आगे लगता है, ना कि कॉन्सोनेंट के आगे लगता है। लेकिन भैया अंतर क्या हुआ? देखो मैं समझाता हूँ। अब तुम लोग मुझे बताओ कि यूरोपियन के आगे तुम ए लगाओगे या एन लगाओगे? जो दादाजी ने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग तो तुम एन लगाओगे, क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू आ रहा है तुम्हारे स्टार्टिंग में। यानी कि यूरोपियन वर्ड के स्टार्टिंग का जो लेटर है ना उसमें तुम्हें एक वोवेल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एन नहीं लगेगा बल्कि ए लगेगा, अ यूरोपियन। क्योंकि भले ही यूरोपियन वर्ड के स्टार्टिंग के लेटर में ई हो, लेकिन जब तुम यूरोपियन को प्रोनाउंस करते हो ना तो तुम यूरोपियन बोलते हो, यूरोपियन नहीं बोलते हो। और यूरोपियन में वाई यू साउंड आता है, और वाई जो होता है ना वो कॉन्सोनेंट होता है, तो इसलिए यहाँ पे अ यूरोपियन लगेगा। उसी तरह से यूनियन के आगे भी एन नहीं लगेगा, भले ही यूनियन वर्ड का जो स्टार्टिंग का लेटर है ना वो एक वोवेल है, बट जब तुम यूनियन को प्रोनाउंस करते हो तो तुम यूनियन बोलते हो, यूनियन नहीं बोलते हो। यानी कि यहाँ पर भी तुम यूनियन बोल रहे हो, वाई यू बोल, यानी कि यहाँ पे भी जो तुम्हारा साउंड है ना वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे भी अ यूनियन लगेगा। उसी तरह से हम एन को वोवेल साउंड के आगे लगाते हैं, ना कि वोवेल के आगे लगाते हैं। जैसे कि तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे सॉल्व करो। सी इज डैश ऑनेस्ट वर्कर। यहाँ पे डैश में ए लगेगा या फिर एन लगेगा? आई नो तुम में से मैक्सिमम लोग बोलोगे कि ऑनेस्ट जो वर्ड है उसके स्टार्टिंग में एच लगा हुआ है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, यानी कि यहाँ पे ए लगेगा, लेकिन यहाँ पे ए नहीं लगेगा। ध्यान से सुनो, सी इज डैश ऑनेस्ट वर्कर, यहाँ पे ऑनेस्ट में ओ का साउंड आ रहा है, यानी कि वोवेल का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लगेगा सी इज एन ऑनेस्ट वर्क, ना कि सी इज अ ऑनेस्ट वर्कर। आई होप सो तुम्हें ये बेसिक सा चीज समझ में आ गया होगा कि जो ए होता है ना वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगता है, और जो एन होता है ना वो वोवेल साउंड से पहले लगता है। और द के बारे में ऑलरेडी दादाजी ने सही बताया था कि जो द होता है ना वो किसी स्पेसिफिक या फिर नोन चीज या पर्सन के आगे लगता है, जैसे कि द मून, द एफिल टावर, द प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह। अब चलो आर्टिकल के अंदर कुछ और कॉमन मिस्टेक्स को देख लेते हैं जो तुम लोग अपने एग्जाम में करते हो। कुछ एक दो बेसिक रूल्स है, इन्हें याद रखना। जैसे कि ए और एन जो होता है ना वो किसी भी प्लूरल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं लगता है। जैसे कि तुम लोग मुझे बताओ कि आई हैव एन एप्पल्स, क्या ये स्टेटमेंट, क्या ये लाइन सही हुआ? या फिर आई हैव अ एप्पल्स, क्या ये स्टेटमेंट, क्या ये लाइन सही हुआ? नहीं, ये दोनों ही लाइन गलत है, क्योंकि जो एप्पल्स है ना वो प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन से पहले कभी भी ए या फिर एन नहीं लगता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं आई हैव सम एप्पल्स। उसी तरह से आई हैव अ वाटर, क्या ये सही स्टेटमेंट, क्या ये सही लाइन होगा? नहीं, ये सही लाइन नहीं होगा, क्योंकि जो वाटर है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है। तुम वाटर को काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, तो इसलिए सी ड्रिंक्स अ वाटर गलत स्टेटमेंट है। या फिर अगर ग्लास की बात होती तुम ऐसे भी बोल सकते थे कि सी ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि ग्लास जो है वो काउंटेबल नाउन है, तुम ग्लास को गिन सकते हो ना,
लेकिन वाटर को तो गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे तुम अ ग्लास ऑफ वाटर यूज कर सकते हो लेकिन अ वाटर यूज नहीं कर सकते हो। बहुत ही बेसिक सा बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया हो। और एक बहुत ही छोटा सा चीज है, इसे भी याद कर लो कि जो ए और एन होता है ना, वो एक ही लाइन में दो बार सेम नाउन के लिए यूज नहीं हो सकता है। जैसे कि विवेकानंद वाज बोथ अ सेंट एंड अ हीरो, यहाँ पे हम दो बार ए का यूज किए हैं, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ना, ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट के अंदर, एक लाइन के अंदर दो बार ए और एन यूज नहीं हो सकता है सेम पर्टिकुलर नाउन के लिए। हाँ, अगर दो अलग अलग चीजों या फिर अलग अलग पर्सन के बारे में बात हो रहा है तब तुम एक लाइन में ए और एन को यूज कर सकते हो, लेकिन जब सेम पर्सन के बारे में बात हो रहा है या कोई सेम ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है तब तुम ए और एन सेम लाइन में दो बार यूज नहीं कर सकते। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था तुम्हारा आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स खत्म होता है, अब हम सेकंड टाइप ऑफ डिटरमिनर्स को देखते हैं। अब देखो, हमारा जो दूसरा टाइप ऑफ डिटरमिनर्स होता है ना, वो होता है क्वांटिफायर्स। क्या यहाँ पे किसी को पता है कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? अरे बेटे, मुझे पता है क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। क्वांटिफायर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज के क्वांटिटी बताते हैं। जैसे कि सम, एनी, मेनी, मच, फ्यू, अ फ्यू, ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये क्वांटिटी बता रहे हैं, जैसे कि थोड़ा सा, ज्यादा सा, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, बेटा कुड यू गिव मी सम शिलाजीत प्लीज। यहाँ पे जो सम है ना, वो क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए वो क्वांटिफायर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। है ना बेटे, सही बताया कि नहीं मैंने? अरे दद्दा, बस हो गया यार, अब यहाँ से चले जाओ वरना मैं पक्का दादी को बुला दूंगा, वरना पता नहीं पूरे वीडियो में क्या क्या बोलते रहेंगे। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ मैं। आजकल के बच्चों को तमीज ही नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। हाँ, लेकिन देखो, दादाजी ने समझाया तो बिल्कुल सही। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो कि क्वांटिटी बताते हैं, है कि नहीं? बहुत ही सिंपल। देखो, हमें मेनली 6 तरह के क्वांटिफायर्स को जानना बहुत जरूरी है, ये तुम्हारे एग्जाम में भी आते हैं, जैसे कि सम, एनी, मेनी, मच, फ्यू, अ फ्यू। अगर तुम ये समझ जाते हो कि ये 6 तरह के क्वांटिफायर्स कहां कहां यूज होते हैं तो बस यहीं से आएगा, टेंशन मत लो। देखो, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझो। देखो, हम सम को या तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं या तो ऐसे स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं जहां पे हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर कमांड दे रहे हो। चलो एक दो एग्जांपल भी ले लेते हैं। आई हैव सम मनी, ये एक पॉजिटिव लाइन, यानी कि मेरे पास पैसे है ना, पॉजिटिव लाइन, इसलिए यहाँ पे सम का यूज किया गया है। चलो ऑफर का भी एग्जांपल ले लेते हैं। वुड यू लाइक सम कॉफी, यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ ऑफर कर रहा हूं, तो इसलिए यहां पे भी मैंने सम का यूज किया। बहुत ही सिंपल था। सम को हम पॉजिटिव लाइंस में यूज करते हैं या फिर ऐसे लाइंस में जहां पे हम कुछ ऑफर कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर कमांड दे रहे हो। बहुत ही सिंपल था, आई होप सो तुम्हें याद हो गया होगा। लिखते जाओ, मैंने तुम्हें बोला था ना कि कॉपी लेके बैठना। अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, मेरे टेलीग्राम से नोट्स को डाउनलोड कर लेना, ओके। अब हम एनी को कहां यूज करते हैं? हम एनी को नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। सम को हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते थे, एनी को हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं और क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट्स में करते हैं। चलो दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पे हमने सम के जगह पे एनी यूज किया। आई डोंट हैव सम मनी थोड़ी होता है, आई डोंट हैव एनी मनी होता है, ये एक नेगेटिव लाइन है, इसलिए यहाँ पे हमने एनी डिटरमिनर्स का यूज किया है। अब चलो क्वेश्चन वाले लाइन में देखते हैं कि हम एनी को कैसे यूज करते हैं। डू यू हैव एनी कॉफी, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास कॉफी है? तो इसलिए यहाँ पे एनी डिटरमिनर का यूज हुआ है। बहुत ही सिंपल है। एनी को हम कहाँ यूज करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में या फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंस या फिर ऑफर करने में या फिर कमांड देने में, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। अब हम देखते हैं कि मच और मेनी को कहां यूज करते हैं। ये तो और भी ज्यादा सिंपल है। मच को हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं और मेनी को हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। चलो दोनों का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाउ मच वाटर डू यू नीड, अब बताओ, वाटर को हम लोग काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, उससे पहले हम मच का यूज करते हैं और मेनी वाटर यहाँ पे नहीं बोल सकते थे। उसी तरह से मेनी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेनी को हम कहाँ यूज करते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने बुक्स है? जो बुक्स है ना, वो काउंटेबल नाउन है, ऑब्वियस सी बात है। तुम बुक्स को काउंट तो कर सकते हो ना, 100 बुक हो, 1000 बुक हो, 10,000 बुक हो, तुम काउंट तो कर सकते हो। इसलिए जो बुक हो गया वो काउंटेबल नाउन हो गया और उससे पहले हमने मेनी को लगाया। और मेनी बुक्स डू यू हैव, ऊपर में हमने जो एग्जांपल लिया था वाटर का, वो अनकाउंटेबल नाउन था, इसलिए उससे पहले हमने मच को लगाया था, ठीक है। बहुत ही सिंपल हो गया। मच अनकाउंटेबल नाउन से पहले, मेनी काउंटेबल नाउन से पहले। अब हम लोग देख लेते हैं कि फ्यू और अ फ्यू को हम कहां यूज करते हैं। देखो बेसिकली फ्यू को ना हम नेगेटिव लाइंस के साथ यूज करते हैं। तुम सबको पता होगा कि फ्यू और अ फ्यू का मतलब थोड़ा सा होता है, यानी कि क्वांटिटी तो यहाँ पे कम है ही, लेकिन जो लाइन नेगेटिव को ज्यादा फोकस कर रहा है ना, वहां पे हम फ्यू को यूज करेंगे, और जो लाइन थोड़ा पॉजिटिव को फोकस कर रहा है वहां पे हम अ फ्यू यूज करेंगे। अरे टेंशन मत लो, एग्जांपल से समझते हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी, ये नेगेटिव लाइन हुआ, राइट। मेरे पास थोड़े बहुत दोस्त हैं,
नेगेटिव बात है ना, ये बहुत सारे दोस्त तो है नहीं, खुशी की बात तो है नहीं। तो इसलिए तुम देख पा रहे हो कि ये स्टेटमेंट जो है, ये जो सेंटेंस है, ये थोड़ा नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे हमने फ्यू का यूज किया। लेकिन वहीं पे अगर स्टेटमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी, मेरे कुछ दोस्त तो है शहर पे, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने अ फ्यू का यूज किया है। अ फ्यू का मतलब कम तो है लेकिन इनफ है। इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें समझाऊं ना, तो अ फ्यू का मतलब होता है कि कम तो है लेकिन इनफ है, और फ्यू का मतलब है कि बस कम है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तुम अगर सेंटेंस को अच्छे से समझोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे फ्यू लगाना है या फिर अ फ्यू लगाना है। देखो यहाँ पे तो मैंने सेम एग्जांपल में फ्यू और अ फ्यू लगाया है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में जो स्टेटमेंट होगा, जो लाइन होगा ना, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि ये नेगेटिव बात कर रहा है या पॉजिटिव बात कर रहा है, वहां पे तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो इस चीज को याद रख लेना, हालांकि ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, मैं बस बता दे रहा हूँ। फ्यू को हम बहुत कम के लिए यूज करते हैं। फ्यू को हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज बहुत ज्यादा कम हो, और अ फ्यू को हम कब यूज करते हैं जब कम तो हो लेकिन सफिशिएंट हो। ठीक है, आई होप सो तुम्हें ये बेसिक सा चीज अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से तुम्हारा डिटरमिनर्स का सेकंड टॉपिक क्वांटिफायर्स भी खत्म होता है। अब हम लोग समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव्स क्या होता है। अब देखो, जैसे कि जो क्वांटिफायर्स वर्ड था यानी कि वो क्वांटिटी को बताता था, उसी तरह से ये जो वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो ये बताते हैं कि किसी भी ग्रुप में कोई भी चीज कैसे डिवाइडेड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ऐसे वर्ड्स कौन से होते हैं ना, जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच बताता है कि हर एक को, एवरी यानी कि हर किसी को, इधर यानी कि या तो ये या तो वो, नाइदर यानी कि ना तो वो ना तो वो। कंफ्यूज मत हो, ऐसे हिंदी में बता रहा था। सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग आइदर और नाइदर को कहां यूज करते हैं। आइदर को हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग के पास दो ऑप्शन होता है और उन दोनों ऑप्शन में से हमें कोई एक को सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि आइदर यू कैन कम विद अस और स्टे एट होम, यानी कि या तो तुम हमारे साथ चल सकते हो या तो घर पे रह सकते हो। यहाँ पे आइदर में हम दो ऑप्शन देते हैं। ठीक है, वहीं जो नाइदर होता है उससे भी हम तब यूज करते हैं जब हम लोग के पास दो ऑप्शन हो, लेकिन तब जब हमें उन दोनों ही ऑप्शंस को रिजेक्ट करना हो। जैसे कि नाइदर द टी नॉर द कॉफी इज अवेलेबल, यानी कि ना तो चाय अवेलेबल है ना तो कॉफी अवेलेबल है, यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि ये दोनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं। तो तुम्हें समझ में आ गया आइदर का यूज कब करते हैं, जब हमें दो ऑप्शन में से कोई एक को सिलेक्ट करना हो, और नाइदर का यूज तब करते हैं जब हम लोग को दो ऑप्शन में दोनों को रिजेक्ट करना हो, फिर दोनों ही ऑप्शन ना हो। अब जानते हैं कि हम लोग ईच और एवरी का यूज कहां करते हैं। तो देखो, हम लोग ईच का यूज वहां करते हैं जहां पर एक ग्रुप हो और उस ग्रुप में हम इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो। जैसे कि ईच पर्सन हैज डिफरेंट ओपिनियन, यानी कि हर लोगों का ओपिनियन अलग अलग होता है। यहाँ पे हमने लोग बोला, यानी कि हमने पूरा दुनिया के लोगों को कंबाइन कर दिया। यहाँ पे पूरे दुनिया के जो लोग हैं वो एक ग्रुप बन गए। लेकिन फिर हमने क्या बोला, ईच पर्सन हैज डिफरेंट ओपिनियन, यानी कि ये जो पूरी दुनिया के लोग हैं ना, इसमें से हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। हमने हर इंडिविजुअल के बारे में बात करा। तो ईच का यूज हम कहां करते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में या किसी भी लोगों के बीच में हमें इंडिविजुअल को पॉइंट करना हो। वहीं एवरी का यूज हम वहां करते हैं जहां हमें पूरे ग्रुप को पॉइंट आउट करना हो। जैसे कि एवरी स्टूडेंट इन द क्लास पास द एग्जाम, यानी कि क्लास के सभी बच्चे पास कर गए। यहाँ पे हम पूरे क्लास को एक ग्रुप समझ रहे हैं। ठीक है, हम पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो चलो डिस्ट्रीब्यूटिव को शॉर्ट में समझ लेते हैं। हम लोग ईच का यूज कहां करते हैं, जब हमें ग्रुप में किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करना हो। एवरी का यूज हम तब करते हैं जब हमें पूरे ग्रुप के बारे में बात करना हो। आइदर का यूज हम कहां करते हैं, जब हमारे पास दो ऑप्शन हो और हमें कोई एक सिलेक्ट करना हो। और नाइदर का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास दो ऑप्शन हो और हमें दोनों को रिजेक्ट करना हो। ठीक है, दोनों को मना करना हो। तो इस तरह से तुम्हारा डिटरमिनर्स का थर्ड टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटिव भी खत्म होता है। अब हम लोग डिटरमिनर्स के फोर्थ टॉपिक को देखते हैं, जो कि है डेमोस्ट्रेटिव। अब देखो, हमारा जो फोर्थ टॉपिक है डेमोस्ट्रेटिव, ये बताता है कि कोई भी चीज या कोई भी पर्सन जो है ना, वो तुम्हारे कितना पास है या कितना दूर है। और डेमोस्ट्रेटिव के अंदर मेनली चार एग्जांपल्स होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। चलो हम लोग समझते हैं कि इन चारों वर्ड्स का हम लोग कहां पर यूज करते हैं। उससे पहले बहुत ही सिंपल सा चीज है, इसे याद रखना। दिस और दैट को हम लोग सिंगुलर नाउन से पहले यूज करते हैं, वहीं दीज और दोज को हम लोग प्लूरल नाउन से पहले यूज करते हैं। यानी कि जब बहुत सारी चीजों की बात हो रही होगी तब हम लोग दीज और दोज यूज करेंगे, और जब बस एक ही चीज के बारे में, एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही पर्सन के बारे में बात हो रहा होगा तब हम लोग दिस या फिर दैट यूज करेंगे। अरे डरो मत, एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले दिस का हम लोग वहां पे यूज करते हैं जब कोई भी एक चीज या कोई भी एक पर्सन तुम्हारे बहुत ही पास हो। और यहाँ पे जब मैं ये बोल रहा हूं ना कि तुम्हारे पास हो, तो बस डिस्टेंस से पास नहीं, बल्कि अगर टाइम और स्पेस की बात होती है तो उस रिलेटिव में भी अगर कोई इंसान तुम्हारे पास है या कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है ना, तो उसमें भी तुम दिस यूज करोगे। अरे डरो मत, आगे एग्जांपल भी दूंगा। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल, दिस इज माय प्लांट, यानी कि पास ही में तो है, यही तो मेरा प्लांट है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई लाइक दिस टी शर्ट, मुझे ये टी शर्ट पसंद है, यानी कि यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये टी शर्ट बहुत ही पास में है। मुझे ये वाला टी शर्ट पसंद है जो यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि ये पास में है। वही दैट कहाँ यूज करते हैं वो समझते हैं। दैट हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज थोड़ा दूर हो, डिस्टेंस में नहीं बल्कि टाइम और
स्पेस में भी। जैसे कि आई सॉ दैट मूवी लास्ट वीक, यहाँ पे मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। आई सॉ दैट मूवी लास्ट वीक, दूर है लेकिन डिस्टेंस में नहीं, टाइम के बेसिस पे। लास्ट वीक बहुत पहले, लास्ट वीक मैंने देखा था, अभी 5 मिनट या आधा घंटा पहले नहीं, लास्ट वीक देखा था। सोचो कितना पहले की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पे दैट का यूज किया गया है। जब भी कोई चीज दूर हो, चाहे वो डिस्टेंस के मामले में हो, चाहे वो टाइम के मामले में हो, चाहे वो स्पेस के मामले में हो, वहां पे हम दैट का यूज करते हैं। और जब भी कोई चीज पास हो, चाहे वो डिस्टेंस के मामले में हो, चाहे वो टाइम या स्पेस के मामले में हो, तो वहां पे हम दिस यूज करते हैं। चलो दैट का एक और एग्जांपल लेते हैं। दैट इज माय मॉम, मतलब वहां पे जो दूर में खड़ी हुई है ना, वो मेरी मॉम है। सिंपल हिंदी में बताऊं, दिस यानी कि यहाँ पे, दैट यानी कि वहां पे मतलब दूर, दिस यानी कि पास। बहुत सिंपल था। देखो ये तो था जब हम एक पर्सन या फिर एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो। जब हम लोग बहुत सारे लोगों की बात करेंगे तो वहां पे दीज और दोज लगेगा। दीज हम तब लगाएंगे जब बहुत सारे लोग या बहुत सारा सामान पास में हो। दीज आर माई क्लोथ्स, यानी कि ये सारे जो कपड़े हैं ना वो मेरे हैं। वहीं पे अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग दोज कहां लगाएंगे, जब बहुत सारे लोग या बहुत सारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो दूर रखा हुआ है। जैसे कि दोज आर माई फ्रेंड्स, जो वहां पे लोग खड़े हैं ना वो सारे मेरे दोस्त हैं। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि दिस और दैट का हम तब यूज करते हैं जब कोई भी एक पर्सन या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया जा रहा हो। वहीं पे दीज और दोज हम तब यूज करते हैं जब बहुत सारी चीजें या फिर बहुत सारे लोगों के बारे में बात किया जा रहा हो। डेमोस्ट्रेटिव जो डिटरमिनर्स का पार्ट है वो बहुत इजी होता है। तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुम एग्जाम में ये गलती नहीं करोगे कि दिस दैट दीज दोज कहां लगाते हैं। अब जो तुम्हारा अगला टाइप ऑफ डिटरमिनर्स है ना वो है पॉजिटिव डिटरमिनर्स। अब देखो पॉजिटिव डिटरमिनर्स जो होता है ना वो किसी भी चीज का ओनरशिप बताने में हेल्प करता है। यानी कि ये बताता है कि कोई चीज किसको बिलोंग करता है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज माय फेवरेट बुक, यहाँ पे माई ये बता रहा है कि ये मेरा फेवरेट बुक है। पे जो माई हो गया वो तुम्हारा पॉजिटिव डिटरमिनर्स हो गया। उसी तरह से दिस इज योर पेन, यहाँ पे योर क्या बता रहा है, ये तुम्हारा पेन है। यहाँ पे जो योर हो गया वो तुम्हारा पॉजिटिव डिटरमिनर्स हो गया। उसी तरह से दिस इज हिज कार पार्क्ड आउटसाइड, हिज यानी कि उसका, यहाँ पे जो हिज हो गया वो भी पॉजिटिव डिटरमिनर्स हो गया। हिज ये बता रहा है कि किसका कार है, उसका कार है। उसी तरह से आई लाइक हर ड्रेस, मुझे उसका ड्रेस पसंद है। यहाँ पे हर जो हो गया वो तुम्हारा पॉजिटिव डिटरमिनर्स हो गया। उसी तरह से द डॉग वैग्स इट्स टेल हैप्पीली, यहाँ पे इट्स टेल ये बता रहा है कि उस कुत्ते का पूंछ। यहाँ पे जो इट्स हो गया वो तुम्हारा पॉजिटिव डिटरमिनर्स हो गया। उसी तरह से आर दीज योर कीज, ये जो चाबी के गुच्छे ये तुम्हारे हैं। यहाँ पे जो योर्स हो गया ये तुम्हारा पॉजिटिव डिटरमिनर्स हो गया। लेट अस गो टू आवर फेवरेट रेस्टोरेंट, चलो हम हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट पर जाते हैं। हमारे यहाँ पे जो आर्स हो गया वो तुम्हारा पॉजिटिव डिटरमिनर्स हो गया। कोई भी चीज जब ये बताता है ना कि कोई चीज किसको बिलोंग करता है या कोई चीज किससे रिलेटेड है, वो तुम्हारा पॉजिटिव डिटरमिनर्स होता है। हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट, उसका चाबी, उस कुत्ते का पूंछ, ये सब क्या बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है ना। पूंछ उस कुत्ते का है, उसका चाबी है, हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है, वगैरह वगैरह। उसी तरह से दोज आर देयर सीट इन द थिएटर, यहाँ पे दोज नहीं होगा डिटरमिनर, क्योंकि यहाँ पे सीट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ये बात हो रही है कि सीट किसकी है, किसकी है सीट, उनकी है, उनकी यानी कि देयर्स। तो यहाँ पे जो देयर्स हो गया ना वो तुम्हारा पॉजिटिव डिटरमिनर्स हो गया। आई होप जो तुम्हें समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव डिटरमिनर्स बहुत ही आसान होता है। अच्छा तुम्हें छोटा सा हिंट दूं, जो भी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में आता है ना वो सारे तुम्हारे पॉजिटिव डिटरमिनर्स हो गए। जैसे कि माई, योर्स, हिज, हर, इट्स, योर, आर्स, देयर, ये सारा क्या हुआ, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ही हुआ ना। इसी तरह से तुम्हारा पॉजिटिव डिटरमिनर्स वाला टॉपिक भी खत्म होता है। बहुत आसानी से तुम लोग पहचान लोगे। जब भी ओनरशिप की बात आएगी तुम क्या लगाओगे तुम्हें समझ में आ गया होगा। आई होप सो तुम्हें ये नहीं समझाना पड़ेगा कि माई का मतलब क्या होता है, योर का मतलब क्या होता है, देयर का मतलब क्या होता है। बचपन में 1-2 क्लास में पढ़े हुए होंगे। अब हम लोग हमारे डिटरमिनर्स के लास्ट टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे पढ़ लेते हैं, जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स। ऐसे वर्ड्स जो किसी भी नाउन यानी कि किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट से पहले यूज होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला व्हाट, क्या, विच, कौन सा, हाउ मच, कितना, हाउ मेनी, कितने, व्हाट, विच, हाउ मच, हाउ मेनी। ये तुम्हारे 4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो गए इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स के। अब देखो व्हाट का हम कहां पे यूज करते हैं, जब हमें किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी जहां पे नहीं पता है वहां पे हम व्हाट यूज करेंगे। जैसे कि व्हाट बुक आर यू रीडिंग, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा बुक पढ़ रहा है, मुझे थोड़ी पता है, नहीं पता है। वहीं विच का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है कि यही 4-5 या यही 8-10 में से कोई एक होगा, तो हम लोग विच का यूज तब करते हैं जब हमें पता होता है कि इसमें से ही कोई एक होगा, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा होगा वो हमें नहीं पता होता है। व्हाट का यूज हम तब करते हैं जब हमें कुछ भी ना पता हो, लेकिन विच का यूज हम तब करते हैं जब हमें पता हो कि हाँ इसमें से ही कोई एक है, लेकिन कौन सा वाला है ये नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, विच पेन डू यू प्रीफर, मुझे पता है कि इतने टाइप ऑफ पेन होते हैं, राइटोमीटर होता है, ट्राइमेक्स होता है, वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि सामने वाला को कौन सा पेन पसंद है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ विच पेन डू यू प्रीफर। मुझे ऑप्शन तो पता है कि ये सारे ऑप्शन है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा पेन उसको पसंद है वो मुझे नहीं पता। वहीं पे व्हाट हम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ भी नहीं पता हो, कुछ पता ही नहीं है। अब हम लोग हाउ मच कहां पे यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल सा चीज है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग हाउ मच का यूज करते हैं। जैसे कि लिक्विड का बात हो रहा है, टाइम का बात हो रहा है, तो कोई भी चीज जो अनकाउंटेबल है ना उससे पहले हाउ मच यूज करते हैं। जैसे कि हाउ मच वाटर डू यू नीड,
तुम्हें कितना पानी चाहिए। पानी जो है, जो वाटर है, वो अनकाउंटेबल है, इसलिए उससे पहले हमने हाउ मच का यूज किया है। उसी तरह से हाउ मच मनी डू यू नीड, यहाँ पे अमाउंट ऑफ मनी की बात हो रही है जो कि अनकाउंटेबल है। अब मनी तो कितना भी हो सकता है ना, 100 करोड़, 10,000 करोड़, इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है। अब लोग हाउ मेनी का यूज कहां पे करते हैं? काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग हाउ मेनी का यूज करते हैं जब हमें ये जानना हो कि कितना है। ओके, जैसे कि हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट, यानी कि उस बास्केट में कितने एप्पल हैं। तो ये काउंटेबल है ना, एप्पल को तो हम काउंट कर सकते हैं कि उस बास्केट में मैक्सिमम कितना ही होगा, 5, 10, 50, 100, 1000 कितना ही होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बास्केट के अंदर इन्फिनिटी एप्पल्स हो सकता है, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से हाउ मेनी पीपल आर कमिंग टू द पार्टी, यानी कि पार्टी में कितने सारे लोग आने वाले हैं, ऑब्वियसली काउंटेबल है, लिमिटेड ही लोग आएंगे ना, जैसे कि 100, 200, 500, 1000, 10,000, लिमिटेड लोग ही आएंगे ना, ऐसा तो नहीं इन्फिनिटी आ जाएंगे। अब अंबानी की पार्टी और वहां पे एंट्री फ्री कर दिया जाए तो अलग बात है यार। यही होता है तुम्हारा इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स। हम लोग हाउ मच और हाउ मेनी का यूज तब करते हैं जब हमें कोई चीज काउंट करना हो, बताना हो कि कितना है। हाउ मच हम लोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं और वहीं पे हाउ मेनी हम लोग काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं। बहुत आसान था। उसी तरह से व्हाट का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें कुछ पता ही ना हो, और विच का यूज तब हम लोग करते हैं जब हम लोग के पास कुछ ऑप्शंस हो बट हमें एग्जैक्टली नहीं पता हो कि उस ऑप्शंस में से कौन सा सही है या फिर उस ऑप्शंस में से किसकी बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह से तुम्हारा इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स भी खत्म होता है। अगर तुम इतने कॉन्सेप्ट्स को समझ जाओगे ना डिटर्मिनर्स में, तो इससे बाहर से तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी ये सारे जो नोट्स है ना, ये तुम्हें टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, तुम्हें स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, अगर तुम इन्हें सॉल्व कर लेते हो यानी कि तुम्हारा डिटर्मिनर्स वाला टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे इंग्लिश ग्रामर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस को। वैसे इस टॉपिक पर यूट्यूब पर 1 घंटे से ऊपर की वीडियोस भी तुम्हें देखने को मिल जाएगी और 5 मिनट से कम की वीडियोस भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा जितना तुम्हें 10th में जानने के लिए रिक्वायर्ड है, ताकि तुम अपने बोर्ड एग्जाम्स में फोड़ कर आ सको। ना तो मैं तुम्हें एक छोटा सा टेबल दिखा के कंफ्यूज करूंगा और ना ही इस वीडियो को बहुत बड़ा बनाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंस होता क्या है? टेंस इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच इंडिकेट टाइम एंड स्टेट ऑफ एक्शन और इवेंट। इसका मतलब ये होता है ना कि टेंस एक काइंड ऑफ वर्ब होता है जो पर्टिकुलर टाइम में हो रहे एक्शन या इवेंट को इंडिकेट करता है। अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो टेंशन मतलब, वीडियो को ध्यान से देखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगेगा। अभी डेफिनेशन को इग्नोर मारो, हम पहले टेंस के टाइप्स को देख लेते हैं। बहुत ही इजी होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। एक एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। ही गोज टू स्कूल मतलब वो स्कूल जाता है, तो ये तुम्हारा प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा क्योंकि वो जाता है, ठीक है, वो प्रेजेंट में चल रहा है। फिर तुम्हारा अगला आएगा ही वेंट टू स्कूल मतलब वो स्कूल गया था, तो ये क्या हो गया तुम्हारा पास्ट टेंस में, गया था। फिर अगला एग्जांपल है ही विल गो टू स्कूल मतलब वो स्कूल जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये फ्यूचर टेंस में हो गया। अब देखो इतना तो बेसिक होता है, सबको पता होता है कि टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इन्हें कैसे पहचानना है ये सब तो हम क्लास 2-3 से पढ़ते आ रहे हैं। तो 10th में क्या अलग है? तो क्लास 10th में तुम्हें इनके भी टाइप्स को पहचानना आना चाहिए। मेनली 4 टाइप होते हैं, सिंपल, इंडेफिनिट, दोनों सेम ही होता है। फिर तुम्हारा आता है कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये जो 4 टाइप मैंने तुम्हें बताया ना, ये प्रेजेंट के साथ भी होते हैं, पास्ट के साथ भी होते हैं और फ्यूचर के साथ भी होते हैं। जैसे कि एक बार बता देता हूँ, स्क्रीन में देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, दोनों सेम ही चीज होगा। इस चीज को अपने दिमाग में घुसा लो, कहीं पे भी सिंपल या इंडेफिनिट लिखा हुआ होगा वो सेम ही चीज होगा। तो प्रेजेंट टेंस के तुम्हारे 4 टाइप हो गए, इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वैसे ही तुम्हारे पास्ट के भी 4 टाइप हो जाएंगे। एक होगा तुम्हारा सिंपल पास्ट टेंस या फिर तुम कह सकते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फिर तुम्हारा होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर तुम्हारा पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वैसे ही फ्यूचर के साथ भी चारों लगा दो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे तो कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। टेंस के 3 टाइप हुए और इन 3 टाइप के 4 टाइप होते हैं। वीडियो को ध्यान से देखते जाओ, इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। अब देखो, इससे पहले कि हम ये देखें कि हमें इन्हें पहचानना कैसे है, तुम्हें 2 चीज के बारे में पता होना चाहिए। पहला, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। जो भी इवेंट एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा हो ना, वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑन मंडे, एग्जैक्टली बता रहा है किस दिन, ऑन मंडे, या फिर एग्जैक्टली ईयर बता रहा है इन 2012, तो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया क्योंकि तुम्हें एग्जैक्ट मोमेंट बताया जा रहा है। लेकिन तुम्हारा दूसरा जो है पीरियड ऑफ टाइम, इसमें तुम्हें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जाता है। फॉर एग्जांपल देख लो, फ्रॉम 1917 टू 1920 मतलब 1917 से लेके 1920 के बीच में, यहाँ पे तुम्हें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया है। फिर एक और एग्जांपल है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, यहाँ पे भी तुम्हें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है मंडे से फ्राइडे के बीच में, तुम अपना पता कर लो कब हुआ था। तो तुम्हें समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम जब एग्जैक्ट टाइम बताया जाए तो वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। पीरियड ऑफ टाइम जब तुम्हें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जाता है वो तुम्हारा पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। सिंपल। ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आगे मैं बहुत बार पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का नाम लूंगा तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो।
हो। अब देखो ऊपर में तुम्हें V1 और V5 लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये पता होगा कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं। वर्ब के टोटल 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5 एंड ये सब चीजें तुमने बचपन में ही सीखी है। चलो फिर भी एक एग्जांपल लेते हैं, ड्रॉ के 5 फॉर्म ऑफ वर्ब बताते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉइंग, ड्रॉज। कितना इजी था ना। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ और राइट के 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स बताओ। जल्दी से बताओ, जो पहले बताएगा उसका कमेंट पिन कर दूंगा। तो उसी तरह से अगर तुम्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना होगा तो बहुत इजी है। जहां पे भी सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 लगा हुआ होगा वो तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। वैसे हाँ, एक और चीज, अगर तुम V1 में S या फिर ES लगा दोगे तो वो V5 हो जाता है। तुम्हें इतना तो पता ही होगा। फॉर एग्जाम्पल राइट का राइट्स हो जाता है, ग्रो का ग्रोज हो जाता है। समझ में आ गया V1 और V5 में क्या अंतर होता है? कुछ बच्चों को डाउट होता है इसलिए बता दिया। और वहीं पर अगर तुम V1 में ING जोड़ दोगे तो वो V4 बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल राइट का राइटिंग हो जाएगा, फाइट का फाइटिंग हो जाएगा, है ना। V4 और V5 को पहचानना बहुत ही आसान। खैर हम ये देख रहे थे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो जहां पर भी तुम्हें सब्जेक्ट के बाद V1 या फिर V5 लगा हुआ दिख जाए तो वो तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। इसका बेसिक यूज होता है कोई भी हैबिट बताने में। अब तुम्हें कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जहां पे भी हैबिट का बात हुआ। फॉर एग्जांपल ही स्मोक्स, ही ड्रिंक्स, ही ईट्स, तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। या फिर जहां पर भी यूनिवर्सल ट्रुथ का बात होगा वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सन कहां से राइज करता है? इन द ईस्ट। या फिर कोई न्यूज़पेपर हेडलाइन हो गया, फॉर एग्जांपल PM साइंस द डील, तो यहां पर भी तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। या फिर कोई स्पोर्ट्स कमेंट्री में जैसे कि सचिन स्ट्राइक्स द बॉल, तो ये जो सेंटेंस है ना ये भी तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इवन की बेसिक रेगुलर और इरेगुलर एक्शन के लिए भी हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर डालते हैं। फॉर एग्जांपल आई केम हियर डेली, मतलब मैं रोज आता हूँ, ये तुम्हारा रेगुलर एक्शन हो गया और ये भी तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आ जाएगा। इरेगुलर एक्शन जैसे कि अर्थक्वेक केम इन जापान, तो ये भी तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आ जाएगा। ये सारी बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने तुम्हें बता दी। अगर तुम इन बेसिक चीजों को याद रखते हो ना तुम एग्जाम में ऐसे टिक मार लोगे। टेंशन मत लो, बस यही वाला टॉपिक बड़ा है, बाकी सब इजी है। फिर तुम्हारा अगला आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तुम ये कैसे पहचानोगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है? बहुत ही सिंपल है। अगर लाइन पढ़ने के बाद तुम्हें ये लग रहा है ना कि ये एक्शन अभी भी चल रहा है तो ये तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सी इज कुकिंग या फिर आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो ये सब अभी भी चल रहा है इसलिए ये तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। और सेंटेंस में पहचानना बहुत ही इजी है। सब्जेक्ट के आगे इज MR प्लस V4 लगा हुआ होगा तो वो तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था V4 क्या होता है, V1 प्लस ING। कुकिंग, गोइंग, टीचिंग, ये सब तुम्हारा V4 हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनना। एक काम जो अभी अभी खत्म हुआ हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया ही हैज फिनिश्ड द होमवर्क, मतलब उसने अभी अभी होमवर्क कंप्लीट करा है। और इसे पहचानना भी बहुत आसान होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 लगा हुआ होता है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि अगर अभी अभी काम खत्म हो चुका है तो वो तो पास्ट टेंस में होना चाहिए ना। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना। अभी मैंने तुम्हें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताया था। तो अगर सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होगा ना तो वो सिंपल पास्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सी रिटर्न्ड 2 days ago, तो यहाँ पे 2 days ago तुम्हारा पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर तुम्हारे सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम होगा तो वो तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सी हैज नोन मी फॉर 2 years, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। वो मुझे 2 साल से जानती है, 2 साल पहले नहीं जानती थी, वो मुझे 2 साल से जानती है। तो समझ में आ गया, अगर सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम है तो वो तुम्हारा पास्ट टेंस में चला जाएगा। अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस में कंफ्यूज मत होना। सिंपल अगर लाइन में पॉइंट ऑफ टाइम नहीं गिवन है बल्कि पीरियड ऑफ टाइम गिवन है तो वो तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि एक काम जो शुरू हो चुका था और अभी भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, मतलब कि मैं तुम्हें 1 घंटा से पढ़ा रहा हूँ। 1 घंटा पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया था और अभी भी पढ़ाया जा रहा हूँ। और एक एग्जांपल है आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस 5 o'clock, मतलब मैं 5 बजे से प्लांट को वाटर किए जा रहा हूँ। इसमें तुम्हारा सब्जेक्ट के साथ हैज या फिर हैव रहेगा, प्लस V4 रहेगा, प्लस 4 या सिंस में से कोई एक रहेगा और प्लस टाइम गिवन होगा। तुमने एग्जांपल में भी देखा था आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, तो इसमें हैव था, टीचिंग जो कि तुम्हारा V4 है वो भी था, 4 और सिंस में से 4 था, इसमें 4 भी था और टाइम भी गिवन था फॉर एन आवर। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 4 कहाँ लगता है और सिंस कहाँ लगता है। तो जहां पर भी पीरियड ऑफ टाइम की बात हो वहां पे 4 लगेगा, जहां पर भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, पर्टिकुलर टाइम की बात हो, वहां पे सिंस लगेगा। सिंपल, जैसे कि तुम सेकंड सेंटेंस देख सकते हो, आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस 5 o'clock, यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम गिवन है दैट इज 5 o'clock, तो इसलिए यहाँ पे सिंस लगेगा। ऊपर वाले एग्जांपल में पर्टिकुलर टाइम नहीं गिवन था इसलिए 4 लगा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कोई भी सिंपल एक्ट जो कि पास्ट में कंप्लीट हुआ हो वो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आ जाता है, या फिर कोई भी सिंपल हैबिट जो कि तुम्हारी पास्ट में थी वो तुम्हारे पास्ट टेंस के अंदर आ जाता है।
अगर कोई हैबिट प्रेजेंट में है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर कोई हैबिट पास्ट में है तो वो सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, ये एक एग्जांपल है। ही यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन, तो ये तुम्हारा दूसरा एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल तुम्हारा पास्ट हैबिट का है कि वो पहले दिल्ली जाता था ट्रेन से। इजी पीजी है, बस सब्जेक्ट के साथ V2 लगा हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि पास्ट में एक काम या फिर एक एक्शन जो कि हुए जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच्ड देयर, मतलब कि जब मैं वहां पहुंचा तब बारिश हो ही रही थी, बारिश रुकी नहीं थी, बारिश हो ही रही थी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल सब्जेक्ट के साथ वाज या फिर वर प्लस V4 लगा हुआ होगा। V4 क्या होता है, ING वाला फॉर्म, वर्ब का ING वाला फॉर्म। अब वाज किसके साथ लगता है, आई, ही, सी, इट, नेम या फिर सिंगुलर चीजों के साथ वाज लगता है। और वर कहां लगता है, यू, वी, दे और प्लूरल फॉर्म के साथ, ठीक। इसके बाद हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, एक एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, पास्ट में चल नहीं रही है, पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आई मेट हिम इन 1995, मतलब मैं 1995 में उससे मिल चुका हूं, या फिर आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर, ठीक है। एंड इसको पहचानना बहुत आसान है, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 लगा हुआ होगा, तुम यहाँ पे देख ही सकते हो, हैड लगा हुआ है। आई एम सॉरी, यहाँ पे तुम्हारे एग्जांपल 1 में आई हैड मेट हिम इन 1995 होगा, हैड छूट गया था लिखना, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक काम जो पास्ट में एक टाइम से पहले स्टार्ट हुआ हो, मतलब कि अभी तक नहीं चले आ रहा है, वो काम एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले स्टार्ट हुआ है पास्ट में, और वो काम उस पॉइंट ऑफ टाइम तक चले आ रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही हैड बीन सर्विंग द इंस्टीट्यूशन फॉर लास्ट 1 year, मतलब कि वो इंसान इस इंस्टीट्यूशन में पास्ट 1 year से काम करता आ रहा है। एंड इसको पहचानना बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस बीन प्लस V4, मतलब तुम्हारा वर्ब का ING वाला फॉर्म प्लस 4 सिंस प्लस टाइम गिवन होगा। मैंने पहले ही बताया था कि 4 कहां लगेगा और सिंस कहां लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगेगा और पीरियड ऑफ टाइम में 4 लगेगा। समझ में आ गया। अब हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मतलब कि एक काम जो कि फ्यूचर में होने वाला है। सिंपल, एन एक्शन दैट इज स्टिल गोइंग टू टेक प्लेस। एग्जांपल देख लेते हैं, आई शैल मीट हिम टुमारो या फिर ही विल डू इट टुमारो। बहुत बेसिक है, एक एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाला है। इसको पहचानते कैसे हैं, सब्जेक्ट के साथ शैल या फिर विल लगा हुआ होगा और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अब हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि एक काम जो कि फ्यूचर में हो रहा होगा, फ्यूचर के किसी टाइम में वो काम हो रहा होगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, When I go into the class, the teacher will be teaching, मतलब मैं जब क्लास में जाऊंगा तब टीचर पढ़ा रहे होंगे। पढ़ा नहीं रहे या फिर पढ़ा चुके नहीं है, वो पढ़ा रहे होंगे। यहाँ पर वो पढ़ा नहीं रहे या फिर पढ़ा चुके नहीं है, वो पढ़ा रहे होंगे, मतलब फ्यूचर में होने वाला है। इसको कैसे पहचानोगे, वैसे तो बहुत सिंपल है, तुम्हें अभी तक समझ में आ गया होगा कि जहां पे भी कंटिन्यूअस लगा हुआ होता है वहां वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो होता ही होता है। तो इसमें भी क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल में से कोई एक प्लस बी प्लस V4। एग्जाम्पल में भी था, तुमने देखा था, विल बी टीचिंग था, समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब कि एक काम जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक फ्यूचर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। एग्जांपल से समझते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। आई शैल हैव डन माय होमवर्क बाय दैट टाइम, मुझे अपना होमवर्क इस टाइम तक कर लेना चाहिए। इसको कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट के साथ तुम्हारा शैल या फिर विल लगा हुआ होगा, प्लस हैव होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। फिर अगला आता है तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, मतलब एक काम जो कि तुम्हारा पास्ट से चला हुआ आ रहा है लेकिन वो फ्यूचर में चल के खत्म होने वाला है। सिंपल, ठीक है। एक काम जो कि तुम्हारा पास्ट से चला हुआ आ रहा है और वो फ्यूचर में चल के खत्म होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा। When he completes his school, he will have been studying at IIT, मतलब कि जब वो स्कूल खत्म कर लेगा तब वो IIT में पढ़ेगा या फिर NIIT में पढ़ेगा। अभी ना तो उसका स्कूल खत्म हुआ है और ना ही वो NIIT में पढ़ रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्यूचर में जब वो अपना स्कूल खत्म कर लेगा तब वो NIIT में पढ़ेगा। अब इसे कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट के साथ शैल या फिर विल लगा हुआ होगा, प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस 4 या फिर फ्रॉम में से कोई एक लगा होगा, प्लस टाइम गिवन होगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे 4 के साथ फ्रॉम क्यों लगा हुआ है, सिंस क्यों नहीं लगा हुआ है, क्योंकि सिंस बस प्रेजेंट और पास्ट में यूज होता है। तो तुम्हें टेंस पहचानने के लिए बस इतना ही जानना है, मोर देन एनफ है। अगर जितनी चीजें मैंने अभी बताई है ना, अगर तुम समझ जाते हो तो तुम अपने बोर्ड्स में टेंस में फुल लाओगे। इसके बाहर से आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखो, तुम्हें यूट्यूब में बहुत सारी आलतू फालतू वीडियो भी मिल जाएगी, अच्छी वीडियोस भी है, लेकिन मैक्सिमम आलतू फालतू वीडियोस है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखोगे तो कोई फायदा नहीं है। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं देगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो लास्ट में फिर तुमको तुक्का ही मारना पड़ जाएगा। अब हम लोग तुम्हारे टेंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो तुम्हारे बोर्ड्स में आए हुए। इससे हमने जो अब तक पढ़ा है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा और तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आई होप सो अभी तक तुम्हारा टेंस को लेकर जितने भी डाउट्स थे सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि सभी टेंस को कैसे पहचानना है, 4 कहां लगता है, सिंस कहां लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा।
हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे इंग्लिश ग्रामर का सबसे इजी टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या तुम लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि चुगली के ऊपर भी कोई टॉपिक हो सकता है, वो भी तुम्हारे इंग्लिश ग्रामर में? नहीं सुना था ना, कोई बात नहीं, आज सुन लोगे। देखो रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है, जब तुम इधर की बात को उधर जाके बताते हो ना, किसी और को बताते हो, वो होता है तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच इज यूज्ड टू रिपीट व्हाट समवन हैज ऑलरेडी सेड। तो देखो अगर चुगली की बात आ ही गई है तो सबसे पहले हम चुगलखोर आंटी के एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आंटी सेड व्हेन विल दे हैव किड्स, यानी कि एक आंटी बोलती है कि उनके बच्चे कब होंगे। ये जो तुम्हारा सेंटेंस है ना, ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि यहाँ पे आंटी डायरेक्टली किसी को बोल रही है। तो अगर इस चीज को हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा? बहुत ही आसान है, यहाँ सेड के जगह पे आस्क्ड लग जाएगा। आंटी आस्क्ड व्हेन वुड दे हैव किड्स, यहाँ पे सेड के जगह पे आस्क्ड लग गया और विल के जगह पे वुड लग गया। देखो कितना ज्यादा आसान था। जब तुम कोई सुनी सुनाई चीज को कहीं और जाके बोलते हो ना, वो रिपोर्टेड स्पीच बन जाता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे अरे वाह भैया इतनी छोटी सी बात, ये तो हम आराम से एग्जाम में कर लेंगे। हाँ ऑब्वियसली तुम लोग कर ही लोगे, बट इस वीडियो में मैं जो 6 रूल्स बताऊंगा ना, इन्हें मत भूलना। अगर तुम बस ये 6 रूल्स को नहीं भूलते हो ना, तो तुम रिपोर्टेड स्पीच के सारे क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे। तो चलो जल्दी से रिपोर्टेड स्पीच के इन 6 के 6 रूल्स को 10 मिनट के अंदर समझते हैं, और फिर लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, रूल नंबर 1, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, वो हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखा जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई आदमी आता है और तुम्हें कुछ बताता है, और फिर तुम बाद में जाके उसी बात को किसी और को बताते हो, तो तुम जब उस बात को बताओगे तब तो वो पास्ट में हो चुका होगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो पास्ट टेंस में ही होगा। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है ही सेड आई एम टायर्ड, उसने कहा कि वो थका हुआ है। ये तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच है। चलो इसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा ही सेड ही वाज टायर्ड। तो तुमने देखा कि कैसे हमने पास्ट टेंस में कन्वर्ट करा, और ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट हो गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ना। सी आस्क्ड वेयर डू यू लिव, उस लड़की ने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। उस लड़की ने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान है, ये हो जाएगा सी आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, सिंपली तुम्हारा पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा रूल नंबर 1 कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, वो हमेशा पास्ट टेंस में ही होता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे चलिए भैया रूल नंबर 2 पे चलते हैं। तो नहीं, देखो ये जो रूल नंबर 1 है ना, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तुम लोग सोच रहे हो क्या बात कर रहे हो भैया, इंग्लिश ग्रामर में भी एक्सेप्शंस होते हैं? अगर तुम्हें नहीं पता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस होता है, तो वो कोई और सब्जेक्ट नहीं बल्कि इंग्लिश ग्रामर ही है। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं, लेकिन 2 स्पेसिफिक सिचुएशंस में छोड़कर। पहला केस जहां पे हम रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं करते हैं, वो है जब यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आती है, जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इसको जब हम रिपोर्टेड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इस स्टेटमेंट में हमने कुछ भी चेंज नहीं करा है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जहां पे भी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आएगी, वहां पे हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है भैया, हम समझ गए। ये तो एक केस हो गया, और दूसरा केस क्या हुआ? दूसरा केस ऐसा केस होता है जहां पर हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जब भी हम फ्यूचर के बारे में डायरेक्ट स्पीच में बात करेंगे, तो जब वो रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट होगा तो उसका टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं होगा। चलो एग्जांपल लेके समझते हैं। आई विल गो टू द स्टोर टुमारो, ये तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच। सी सेड दैट शी विल गो टू द स्टोर टुमारो, यहाँ पर हमने टेंस को चेंज नहीं किया है। यानी कि अगर डायरेक्ट स्पीच में फ्यूचर टेंस आ रहा है ना, तो जब वो रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट होगा तब भी वो फ्यूचर टेंस में ही रहेगा। बस ये 2 एक्सेप्शंस है, इसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास्ट टेंस में कन्वर्ट होता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि हमारा रूल नंबर 2 क्या है, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ा मिथ क्या है। रिपोर्टेड स्पीच में सबसे बड़ा मिथ ये है कि रिपोर्टेड स्पीच को सिर्फ थर्ड पर्सन फॉर्म में ही लिखा जाता है, जैसे कि ही सेड आई एम वर्किंग लेट टुनाइट। तो यहाँ पे सबको यही लगता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, वो थर्ड पर्सन फॉर्म में ही लिखा जाता है, बट ऐसा नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच को हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन फॉर्म में भी लिखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को फर्स्ट पर्सन फॉर्म में कब लिखते हैं? जब जो स्पीकर है ना, वो खुद के बारे में, खुद के एक्शन या हैबिट के बारे में बता रहा होता है, और तब जब हम उसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं ना, तब उसमें फर्स्ट पर्सन फॉर्म लगता है। फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मुझे पिज्जा पसंद है, आई लव पिज्जा। चलो इसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। आई सेड दैट आई लव पिज्जा, ये तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन फॉर्म ही यूज हुआ है। अब आई होप सो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच को हम सेकंड पर्सन फॉर्म में कब लिखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को हम सेकंड पर्सन फॉर्म में तब लिखते हैं जब स्पीकर ये बता रहा हो कि उसे किसने क्या बोला था। चलो एग्जांपल से समझते हैं। कोई टीचर मुझे बोलती है यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट। चलो इसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। द टीचर टोल्ड मी दैट आई एम अ ग्रेट स्टूडेंट। इस लाइन से तुम्हें पता चल गया होगा कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का यूज हुआ है। तो यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो कि रिपोर्टेड स्पीच में कैसे सेकंड पर्सन का यूज हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में हम कब थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। व्हेन द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन स्पीकिंग इट। सपोज मान लो मैं ही स्पीकर हूं और मैं किसी ऐसे चीज के बारे में या किसी ऐसे पर्सन के बारे में बोल रहा हूं जो मैं नहीं हूं बल्कि कोई और है।
तो उस केस में थर्ड पर्सन का यूज होता है। और तो और जनरली रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन फॉर्म में ही होता है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में ज्यादातर क्वेश्चन इसी बारे में होता है कि कौन किसको क्या बोले, ना कि इस बारे में कि मैंने पास्ट में क्या किया था या फिर पास्ट में मुझे किसने क्या बोला था। खैर, इसे फिर भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारे एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पे स्पीकर खुद के बारे में बात कर रहा हो या फिर इस बारे में बात कर रहा हो कि उससे किसी ने क्या बोला था, तो उस केस में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन लग सकता है रिस्पेक्टिवली। थर्ड पर्सन में वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने तुम्हें पहले भी दिया था। ही सेड आई एम वर्किंग लेट टुनाइट। ये तुम्हारा नॉर्मल स्टेटमेंट है, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। ही सेड दैट ही वाज वर्किंग लेट टुनाइट। खत्म। बहुत ही आसान था तुम्हारा रूल नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं हमारे रूल नंबर 3 को। अब आता है हमारा रूल नंबर 3। देखो, जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जहां पे कमांड या रिक्वेस्ट की बात की जा रही हो, तो वहां पे हमेशा टू या फिर नॉट टू लगता है। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि टू कहां पर लगता है और नॉट टू कहां पे लगता है। तो जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जहां पे जो कमांड और रिक्वेस्ट हो ना वो पॉजिटिव वे में हो, वहां पर टू लगता है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। ही सेड हेल्प मी। चलो इसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। ही टोल्ड मी टू हेल्प हिम। यहाँ पे तुम देख सकते हो जो कमांड था ना वो पॉजिटिव था, वो उससे हेल्प मांग रहा था। उसी तरह से अगर कमांड नेगेटिव रहता तो वहां पे लग जाता नॉट टू। फॉर एग्जांपल, चलो एक नेगेटिव कमांड या रिक्वेस्ट का एग्जांपल देखते हैं। शी सेड डोंट फॉरगेट योर बैग। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे डोंट लग गया, इसलिए ये जो कमांड है ना ये नेगेटिव कमांड है, इसलिए यहाँ पे जब हम इसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो नॉट टू का यूज होगा। तो यहाँ पे इसका रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा शी टोल्ड मी नॉट टू फॉरगेट माय बैग। तो आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर टू लगता है और कहाँ पे नॉट टू लगता है। बहुत ही सिंपल है, पॉजिटिव कमांड या रिक्वेस्ट के साथ टू लगता है और नेगेटिव कमांड या रिक्वेस्ट के साथ नॉट टू लगता है। अब हम लोग देखते हैं हमारे फोर्थ इंपॉर्टेंट रूल को। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, जब भी तुम्हें कोई स्टेटमेंट दिया जाता है ना जिसका आंसर तुम्हें यस या नो में करना है, तो जब तुम उस स्टेटमेंट को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो वहां पे इफ और वेदर लग जाएगा। चलो एग्जांपल लेकर समझते हैं। He said, Are you going to the party? देखो ये जो स्टेटमेंट है ना इसका आंसर तुम डायरेक्टली यस या नो में दे सकते हो। तुम बोल सकते हो कि हाँ मैं जा रहा हूँ या फिर नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ऐसा जो भी स्टेटमेंट होता है जिसका आंसर तुम यस या फिर नो में दे सकते हो, तो जब भी तुम स्टेटमेंट को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करोगे ना तो वहां पे इफ या फिर वेदर लग जाएगा। तुम्हें इफ और वेदर में से जो मन तुम वो लगा सकते हो। चलो इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करके देखते हैं। He asked if I was going to the party। या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो He asked whether I was going to the party। कितना ज्यादा आसान था। इस चीज को अपने दिमाग में घुसा लो कि जब भी यस नो आंसर करने वाला कोई स्टेटमेंट हो ना और उसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना हो तो वहां पे इफ और वेदर लगेगा, यानी कि इफ और वेदर में से कोई एक लगेगा। तुम्हें जो मन तुम वो लगा सकते हो। अब आते हैं हम हमारे रूल नंबर 5 पे। ये जो रूल नंबर 5 है ना ये रूल नंबर 4 से थोड़ा रिलेटेड टाइप का है। जब भी कोई क्वेश्चन दिया होगा जिसमें WH फॉर्म होगा, WH फॉर्म का मतलब व्हाट, वेयर, व्हाई, हु वगैरह वगैरह, समझ सकते हो ना। तो जब भी कोई स्टेटमेंट है जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई ये सब लगा हुआ है और उस स्टेटमेंट को तुम्हें रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में जो सेड होता है ना SAID वो आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सिंपल सा रूल है, बेसिक सा रूल है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। देखो इंग्लिश ग्रामर बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बेसिक कॉमन सेंस रहेगा ना, तुम आराम से फुल मार्क्स लेते आओ। देखो इंग्लिश ग्रामर कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बेसिक सा रूल्स है, यही 5-6 रूल्स याद रखोगे एग्जाम में पूरे नंबर आएंगे। चलो अब हम हमारे लास्ट छठे रूल को देख लेते हैं, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो ये जो रूल नंबर 6 है ना ये कोई प्रॉपर रूल नहीं है, ये बस बेसिक इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें पता होना चाहिए। चलो डिटेल में समझते हैं। तो हमारा जो रूल नंबर 6 है ना वो ये बताता है कि जो टाइम वर्ड्स होते हैं ना वो रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट होने के बाद कैसे चेंज होते हैं। कुछ मेजर एग्जांपल्स ले लेते हैं जो तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो टुडे होता है ना वो दैट डे में कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसे रिपोर्टेड स्पीच में लिखते हैं। उसी तरह से जो टुमारो होता है वो द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाता है, और जो यस्टरडे होता है वो द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से जो नाउ होता है वो देन में कन्वर्ट हो जाता है, एट द मोमेंट, एट दैट मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, द लास्ट वीक, द वीक बिफोर या द प्रीवियस वीक में, नेक्स्ट वीक जो है वो द नेक्स्ट वीक या फिर द फॉलोइंग वीक में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो टाइम वर्ड्स होते हैं ना ये रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज होते हैं। तो देखो यही था तुम्हारा 6 रूल, लेकिन एक और चीज है जो तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं ना तो कहाँ पे सेड लगता है, कहाँ पे आस्क्ड लगता है, कहाँ पे टोल्ड लगता है। तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो देखो सेड हमेशा जनरल स्टेटमेंट में लगता है, लेकिन वहीं पे तुम किसी से बात कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन से, किसी स्पेसिफिक लिसनर से बात कर रहे हो ना, तो वहां पे टोल्ड लगता है। यानी कि जब तुम किसी से इन पर्सन में बात कर रहे हो तो वहां पे टोल्ड लगता है। जैसे कि एग्जांपल था ना, सी सेड डोंट फॉरगेट योर बैग, तो इसे जब हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज किए थे तो क्या हो गया था, सी टोल्ड मी नॉट टू फॉरगेट माय बैग। तो यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक पर्सन से बात कर रहा हूँ और उससे ही बता रहा हूँ ये सारी चीजें। तुम जब लाइंस को पढ़ोगे ना, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे सेड लगता है, कहाँ पे टोल्ड लगता है। बहुत सारे बच्चों को सेड और टोल्ड में ही कंफ्यूजन होता है। आज तो बहुत ज्यादा आसान होता है। जो आस्क्ड होता है वो क्वेश्चन वाले और रिक्वेस्ट वाले स्टेटमेंट पर ही लगता है।
है। जब तुम कोई क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट या फिर रिक्वेस्ट वाले स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हो रिपोर्टेड स्पीच में तो वहां पे आस्क्ड लग जाता है। इसके अलावा हर जगह सेड या फिर टोल्ड लगता है। आई होप सो तुम्हें रिपोर्टेड स्पीच बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो डरो मत, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि तुम्हें समझ में आया या फिर नहीं आया है। जो रूल्स मैंने तुम्हें बताया ना, ये रूल्स इनफ है, तुम अपने एग्जाम में पूरे अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बस इन छोटे छोटे रूल्स को याद रखना। इन रूल्स के बाहर से तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, प्रॉपर्ली याद रखते हो, आराम से रिपोर्टेड स्पीच वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे हमें 6 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन्हें हमें रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। व्हाट डिड शी से? सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, इसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं। बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा सी सेड शी हैड अ क्वेश्चन। यहाँ पे सेड लग गया और जो हैव था वो हैड में कन्वर्ट हो गया, पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया। बहुत आसान था। उसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन है वेयर आर द क्रैकर्स। ध्यान देना ये WH क्वेश्चन है, लेकिन यस नो वाला क्वेश्चन नहीं है, WH क्वेश्चन है। तो हमें इतना तो पता है कि यहाँ पे आस्क्ड लगेगा और जो ये स्टेटमेंट है ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सी आस्क्ड मी वेयर द क्रैकर्स वर। उसी तरह से हमारा तीसरा स्टेटमेंट है लेट मी आउट। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जो पैरट है ना, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन से बात कर रहा है। तो यहाँ पे सेड नहीं लगेगा, यहाँ पे टोल्ड लगेगा। जब भी हमारे सामने कोई स्पेसिफिक पर्सन होता है तो उसे जब हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे टोल्ड लगता है, सेड नहीं लगता। याद है मैं तुम्हें अभी जस्ट बताया था। तो यहाँ पे हो जाएगा सी टोल्ड मी टू लेट हर आउट। ठीक है, बहुत ही आसान था। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आता है, कैन यू स्पीक पैरट। ये देखो ये यस नो वाला क्वेश्चन है। तुम इसका आंसर यस नो में कर सकते हो ना, आइदर तुम यस बोल सकते हो, आइदर तुम नो बोल सकते हो। इसका मतलब क्या, जब हम इसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे तो यहाँ पे इफ या फिर वेदर लगेगा, मतलब तुम्हें जो मन। तो ये हो जाएगा सी आस्क्ड इफ आई कुड स्पीक पैरट। बहुत ही आसान था। उसी तरह से हमारा अगला स्टेटमेंट है यू आर सो प्रिटी। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि ये किसी को तो बोल रही है ना, यू आर सो प्रिटी। यहाँ किसी स्पेसिफिक पर्सन से बात हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सेड या आस्क्ड नहीं लगेगा, यहाँ पे टोल्ड लगेगा और बाकी पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सी टोल्ड मी आई वाज प्रिटी। बहुत ही आसान था। अब हम हमारे लास्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। हमारा लास्ट स्टेटमेंट है व्हाट इज योर पासवर्ड। ये WH वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आस्क्ड लगेगा, इतना तो कंफर्म हो गया और बाकी पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। बहुत आसान था। तो यहाँ पे हो जाएगा सी आस्क्ड मी व्हाट माय पासवर्ड वाज। इसी तरह से हमने तुम्हारे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। तो तुम्हारे एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, तुम्हारे एग्जाम में और भी इजी ही आएगा, बस तुम्हें रूल पता होना चाहिए। अगर तुम्हें बेसिक रूल पता होगा ना, तुम आराम से अपने एग्जाम में लिखकर आ जाओगे। बेसिक रूल होता है ये याद रखना कि कहाँ पे सेड, टोल्ड और आस्क्ड लगता है। ये याद रखना कि यस नो वाले क्वेश्चन में इफ और वेदर लगता है। ये भी याद रखना कि WH क्वेश्चंस में आस्क्ड लगता है और पॉजिटिव कमांड वाले स्टेटमेंट में टू लगता है, नेगेटिव कमांड वाले स्टेटमेंट में नॉट टू लगता है। और बाकी जब भी तुम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हो तो वो पास्ट टेंस में चेंज होता है। बस 2 एक्सेप्शन था, एक था यूनिवर्सल ट्रूथ वाला, तुम्हें याद होगा, और दूसरा था जब तुम्हारा स्टेटमेंट फ्यूचर टेंस में हो। बहुत ही सिंपल है। और हाँ, ये भी याद रखना कि कहाँ पे फर्स्ट पर्सन में होता है, सेकंड पर्सन में होता है और कहाँ पे थर्ड पर्सन में होता है। ये बेसिक तुम 6 रूल्स को याद रख लोगे ना तो तुम्हारे रिपोर्टेड स्पीच में एक नंबर भी नहीं कटने वाले हैं। और हाँ, वो टाइम चेंजेस वाला भी याद रख लेना। ये वाला कहाँ गया, एक सेकंड। हाँ, ये जो था टुडे दैट डे में कन्वर्ट हो जाता है, टुमारो द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाता है, यस्टरडे द डे बिफोर में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी चीजों को भी याद कर लेना। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना पता होगा, आराम से रिपोर्टेड स्पीच में फुल नंबर आएंगे। तो यही था रिपोर्टेड स्पीच वाला वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडल्स को। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें मॉडल्स चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूं, चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रेचल डैश हैव ब्रॉट द बाइसाइकिल बट शी डिडंट हैव इनफ मनी। यहाँ पे तुम मुझे ये बताओ कि डैश में शुड लगेगा या फिर कुड लगेगा। रेचल कुड हैव बॉट द बाइसाइकिल या फिर रेचल शुड हैव बॉट द बाइसाइकिल। आई नो यहाँ पे तुम में से मैक्सिमम बच्चे तुक्का ही लगाएंगे। तुम में से मैक्सिमम को मॉडल्स का कॉन्सेप्ट तो पता होगा ही। अब तुम लोग डिसाइड करो कि तुम लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में तुक्का मारने वाले हो या फिर इस 15 मिनट की वीडियो को देखकर अपने एग्जामिनेशन में सही ऑप्शन चूज करके आने वाले हो। देखो तुम पे है, बस 15 मिनट की ही वीडियो है। एंड ट्रस्ट में, इस वीडियो के एंड होने के बाद तुम मॉडल से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। हाँ, बस जो चीजें याद करने बोलूं उन्हें याद कर ले। और इस वीडियो के जो हैंड रिटन नोट्स है ना, वो तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हमारे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं कि मॉडल्स होता क्या। तो सबसे पहले मॉडल होता क्या है। मॉडल एक काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब होता है जो राइटर्स के मूड को एक्सप्रेस करता है। खैर डेफिनेशंस को छोड़ो, डेफिनेशंस तुम्हारे एग्जाम में थोड़ी आएगा। सबसे पहले तुम्हें स्क्रीन में मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल्स दिख रहे होंगे और तुम्हारे एग्जाम्स में भी यहीं से आएंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इन सभी मॉडल्स को हम पहचानते कैसे हैं। मतलब कि कहाँ कैन लगेगा, कहाँ कुड लगेगा, कहाँ मे लगेगा, कहाँ माइट लगेगा, कहाँ शुड लगेगा, कहाँ वुड लगेगा, कहाँ मस्ट लगेगा, कहाँ आउट टू लगेगा एंड यही सब। लेकिन इससे पहले हम मॉडल्स के कुछ मेन रूल्स को जान लेते हैं। तो पहला रूल ये है कि मॉडल के जस्ट बाद जो वर्ब होगा ना, वो हमेशा V1 होगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। अब तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स।
चलो अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे डांस के 5 फॉर्म ऑफ वर्ब बताओ। जो आज सही बताएंगे उनको मैं हर्ट दूंगा। हाँ, तो मैं मॉडल्स का सबसे पहला रूल बता रहा था, वो ये है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। सेकेंड रूल है कि हमेशा आउट और यूज्ड के साथ टू लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल भी देख लो, दे कैन विन द रेस, यहाँ पे कैन मॉडल है और विन तुम्हारा वर्ब वन है। एक और एग्जाम्पल है, तुम स्क्रीन में देख सकते हो। फिर मॉडल का दूसरा इंपॉर्टेंट रूल होता है कि आउट और यूज्ड के साथ हमेशा टू लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो यहाँ पे तुमने देखा कि आउट के बाद टू लग रहा है। उसके बाद ही यूज्ड टू कम लेट, तो यहाँ पे भी तुमने देखा कि यूज्ड के बाद टू लग रहा है। और टू के बाद क्या यूज हुआ है? वर्ब वन। हमेशा याद रखना, मॉडल के जस्ट बाद वर्ब वन ही लगता है। फिर मॉडल का रूल नंबर 3 है कि दो मॉडल्स एक साथ नहीं हो सकते हैं। हाँ, एक लाइन में हो सकते हैं लेकिन लगातार नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड मस्ट डू इट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे शुड और मस्ट दोनों को साथ रखा गया है एंड दोनों ही मॉडल्स है। तो इसका सही लाइन होगा ही शुड एंड मस्ट डू इट। यहाँ पे हमने बीच में एंड लगाया ताकि दोनों मॉडल्स को हम सेपरेट कर सके। फिर हमारे मॉडल्स का चौथा रूल है कि ये जो मॉडल्स होते हैं ना, ये एक ही फॉर्म में रहते हैं। मतलब इनके फॉर्म्स नहीं होते जैसे कि V1, V2, V3, V4, V5। इनका हमेशा एक ही फॉर्म होता है। मतलब अगर कुड है तो कुड ही रहेगा, मस्ट है तो मस्ट ही रहेगा, मस्टेड नहीं होगा। आई होप सो तुम्हें मॉडल्स के रूल समझ में आ गए होंगे। अब हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सा मॉडल हमें कहाँ यूज कर, ताकि तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में काम दे सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज तुम लोग शेयर कर सकते हो तो कर देना। बाकी अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैन एंड कुड से। कैन हम कब यूज करते हैं? जब प्रेजेंट टेंस की बात आएगी। आई कैन डू इट मतलब कि मैं कर सकता हूं, तो ये कौन सा है? प्रेजेंट टेंस में। या फिर आई कैन हेल्प यू, ये कौन से टेंस में है? ये भी प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन कुड हम कहाँ यूज करते हैं? कुड हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मीतू कुड प्ले एट कार्ड्स, तो ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट टेंस है। समझ में आ गया? कैन हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं एंड कुड हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, बस। फिर जहां पे भी पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो ना, वहां पे हम कुड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू पास मी द सॉल्ट, यहाँ पे हम कैन तो यूज नहीं कर सकते। कैन यू पास मी द सॉल्ट, दिस इज फकिंग रफ यार, यहाँ पे हम कैन यूज नहीं कर सकते। जब भी हम पोलाइटली कुछ चीज बोलेंगे तो वहां पे हम कुड का यूज करेंगे। अगर कोई पास्ट पॉसिबिलिटी है जो फुलफिल नहीं हो पाई है, वहां पे भी हम कुड का यूज करते हैं। बेसिकली कुड प्लस हैव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, यू कुड हैव डन द सम विथ लिटिल मोर अटेंशन, मतलब कि तुम उस सम को सॉल्व कर सकते थे लेकिन तुम कर नहीं पाए। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो तुम्हारी पॉसिबिलिटीज थी वो फुलफिल नहीं हो पाई। तुम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, तो इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे कुड प्लस हैव। यू कुड हैव डन द सम विथ लिटिल मोर अटेंशन। इसके बाद जहां पे भी परमिशन देना हो या ऑर्डर देना हो या प्रोहिबिशन देना हो या फिर ऑफर देना हो, वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। बहुत सिंपल है, दिमाग खोलकर सुनोगे सब कुछ समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यस यू कैन गो नाउ, यहाँ पे हम परमिशन दे रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे कैन का यूज हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, यू कैन नॉट एंटर द रूम, यहाँ पे हम ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम रूम के अंदर नहीं घुस सकते हो। ठीक है, तो जहां पे भी ऑर्डर दे रहे हैं, जहां पे भी परमिशन दे रहे हैं, जहां पे भी ऑफर दे रहे हैं या जहां पे भी हम प्रोविजन दे रहे हैं, तो वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। इसके बाद जहां पे भी पॉसिबिलिटीज की बात आई ना, वहां पे हम कुड का यूज करते हैं। जैसे कि सी कुड बी हिज वाइफ, मतलब वो उसकी वाइफ हो सकती है। यहाँ पर हम अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, तो जहां पे भी अनुमान लगाओ वहां पे तुम कुड का यूज कर सकते हो। बेसिकली जहां पे भी तुम्हारा पॉसिबिलिटीज वाला क्वेश्चन आएगा वहां पे तुम कुड का यूज कर सकते हो। तो तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हें कैन और कुड कहाँ यूज करना है। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सबके लिए लेकर आया हूँ 45 डेज LMP बुक्स को। और ये जो बुक्स है ना, ये क्लास 10th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। पता है, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट प्रेजेंट है इंक्लूडिंग इंग्लिश। और पता है, ये जो बुक है ना, ये तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम टॉप करवाने के लिए 3 रिवीजन प्रोसेस को फॉलो करता है। पहला है डायग्नोसिस, जिसमें तुम्हें हर सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर के टेस्ट देखने को मिलेंगे। सेकंड आता है प्रैक्टिस, यानी कि इस बुक में तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि MCQ क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इवन की केस बेस्ड क्वेश्चंस भी। और तीसरा और आखिरी रिवीजन प्रोसेस है रिफ्लेक्ट। और इस बुक के अंदर जो रिफ्लेक्शन वाला कॉर्नर है ना, उसमें बहुत सारे असेसमेंट पेपर गिवन, जिसे सॉल्व करके तुम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जज कर सकते हो। और पता है, इन 3 रिवीजन के अलावा भी इसमें तुम्हें सारे चैप्टर्स के स्नैपशॉट्स और माइंड मैप्स देखने को मिल जाएंगे। और तो और एडेप्टिव लर्निंग के लिए ब्रिज गैप्स भी गिवन। देखो, ट्रस्ट में ये सारा पैकेज तुम्हें सिर्फ एक बुक में देखने को मिल रहा है। तो अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी टाइम बाकी है ना, तो तुम मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस बुक को परचेस कर सकते हो। अब चलो मॉडल्स को कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें मे एंड माइट कहाँ यूज करना है। अब देखो, जो माइट होता है ना, वो मे का पास्ट वर्जन होता है, जैसे कि जो कुड होता है वो कैन का पास्ट वर्जन होता है। अब देखो, एक चीज अपने दिमाग में क्लियर रखो कि जो तुम्हारे मॉडल्स होते हैं ना, वो रिप्लेसेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम कहीं पे माइट यूज कर रहे हो तो वहां पे तुम कुड यूज नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें जो एग्जाम्स में ऑप्शन दिए रहेंगे ना, वो इस वे से बनाए हुए होंगे कि वहां पे इररिप्लेसेबल वाले मॉडल नहीं लिखे हुए होंगे। मतलब वहां पर तुम्हारे एक ही ऑप्शन सही होंगे। बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे ना, उनके ऑप्शंस में एक ही आंसर होंगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उस जगह पे कोई और मॉडल यूज नहीं हो सकता।
और भी मॉडल्स यूज हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम तुम्हारे एग्जाम में ऑप्शन में बस एक ही सही आंसर दिया रहेगा। अब देखो, जहां पे भी पॉसिबिलिटीज की बात आती है वहां पे मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुमारो, हो सकता है कि कल बारिश होगी, या फिर ही मे बी एट होम, हो सकता है वो घर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे भी पॉसिबिलिटीज की बात आई वहां पे हम मे लगाते हैं। जहां पे भी परमिशन की बात आई वहां पे भी हम मे लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन, या फिर यस यू मे कम इन। तो जहां पे भी परमिशन देने या फिर लेने की बात आई वहां पे हम क्या लगाएंगे, वहां पे मे लगाएंगे। इसके अलावा जब भी तुम विश मांगो या फिर प्रे करो वहां पे भी तुम मे का यूज करते हो, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम यहाँ पे प्रे कर रहे हो कि तुम ज्यादा जिंदगी होगे। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे भी मे और माइट के साथ हैव लग गया, इसका मतलब किसी पास्ट एक्शन की बात हो रही है, मतलब पास्ट में कुछ हुआ है उसके बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ही माइट हैव फेल्ड, हो सकता है वो फेल हो गया होगा, या फिर ही मे हैव लेफ्ट यस्टरडे, हो सकता है कल उसने छोड़ दिया होगा। तो तुम्हें समझ में आ गया कि हम मे और माइट का कहां यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग शैल और विल का कहां यूज करते हैं। देखो, तुम्हारे बोर्ड्स के पेपर में शैल और विल से क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, तो इसलिए स्क्रीन में ध्यान से आंख गड़ा कर देखो एकदम। ठीक है, तो जहां पे भी नॉर्मली फ्यूचर टेंस की बात हो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में शैल लगेगा और सेकंड और थर्ड पर्सन में विल लगेगा। अब मैं तुम्हें एकदम बच्चों की तरह बता देता हूं कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी यूज होता है, सेकंड पर्सन में यू यूज होता है, और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे यूज होता है। ये एकदम क्लास 2 वाले बच्चे को भी पता रहता है, फिर भी मैं बता दिया, कुछ बच्चों को 10th वाले बच्चों को भी नहीं पता रहता है, इसलिए बता दे रहा हूं। तो जहां पर भी फर्स्ट पर्सन हुआ वहां हम क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो होम, यहाँ पर जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमने शैल यूज करा। फिर सेकंड पर्सन जहां पे भी यूज होगा या फिर थर्ड पर्सन जहां पे भी यूज होगा वहां पे हम विल यूज करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, यू विल रीच लेट, यहाँ पे जो यू है वो सेकंड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे हमने विल लगाया। फिर हमारा थर्ड पर्सन का एग्जांपल है, ही विल गो लेट, यहाँ पे ही तुम्हारा थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने साथ में विल यूज करा। तो तुम्हें समझ में आ गया, जहां पे भी फ्यूचर टेंस हो और फर्स्ट पर्सन हो तो वहां पे शैल यूज करेंगे, बाकी सेकंड और थर्ड में हम लोग विल यूज करेंगे। लेकिन 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 अगर इतना ही इजी होता तो किसी को पढ़ना ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, जहां पर भी तुम प्रॉमिस कर दो ना वहां पे एकदम खेला पलट जाता है। एक और एक्सेप्शन है, बताऊंगा, पहले प्रॉमिस वाला सुन लो। यहाँ पे तुम देख रहे होगे आई के साथ विल लगा है, जबकि आई तो फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ विल क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे तुम प्रॉमिस कर रहे हो, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम प्रॉमिस कर रहे हो ना। अब वहीं देखो तुम्हारा खेला कैसे पलट होता है सेकंड पर्सन में, यू शैल हैव माई हेल्प। ठीक है, यहाँ पे यू के साथ हमने शैल को यूज करा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रॉमिस करा है। तो जहां पर भी तुमने प्रॉमिस वाला सेंटेंस देख लिया तो समझ जाना फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगेगा और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लगेगा, उल्टा हो जाता है। प्रॉमिस के अलावा और भी एक्सेप्शन है, जैसे कि थ्रेट और कमांड। ठीक है, जहां पे भी थ्रेट की बात आएगी वहां पे भी फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा विल लगेगा और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा शैल लगेगा। वैसे कमांड वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पर्सन होता ही नहीं है, तुम खुद को थोड़ी कमांड दे सकते हो, तुम्हें किसी को कमांड देना पड़ेगा, तो इसलिए फर्स्ट पर्सन हो ही नहीं सकता कमांड वाले केस में। बट तुम्हें समझ में आ गया। एग्जांपल भी ले लेते हैं। ठीक है, थ्रेट का एग्जांपल लेते हैं पहले, आई विल डिसमिस हिम, मैं उसे निकाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो आई के साथ विल यूज हुआ है। इफ यू गो यू शैल बी पनिश्ड, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यू के साथ शैल यूज हुआ है। थर्ड पर्सन भी, ही शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम देख सकते हो ही के साथ शैल यूज किया गया जो कि थर्ड पर्सन में। ठीक है, कमांड वाले एग्जांपल्स भी देख सकते हो। तो तुम्हें समझ में आ गया कि शैल और विल में एक्सेप्शन क्या क्या होता है, प्रॉमिस, कमांड और थ्रेट। इन केसेस में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, तुम्हारे फर्स्ट पर्सन के साथ विल लग जाता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लग जाता है। बहुत इजी चीज है, मुझे समझ में नहीं आता बच्चे इसमें इतनी ज्यादा गलती क्यों करते हैं और इतना ज्यादा डरते क्यों हैं। तो ये चीज भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं हमारे अगले मॉडल के टॉपिक को, दैट इज शुड। तो हम लोग शुड कहाँ यूज करते हैं, जहां पे भी ड्यूटी की बात आती है, ठीक है, वहां पे हम लोग शुड यूज करते हैं। प्रॉमिस शुड बी केप्ट, मतलब तुम्हें अपने वादे को निभाना चाहिए। इसके अलावा जब भी हम पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे, जब भी हम पास्ट में, ठीक है, पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे वहां पे भी हम शुड यूज करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो देयर, मैंने उसे बोला था कि मुझे वहां जाना चाहिए। समझ में आ गया, हम पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां पे भी तुम्हारा क्या लग जाएगा, शुड लग जाएगा। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो देयर। ठीक है, इसके अलावा जहां पे भी नेगेटिव पर्पस हो ना वहां पे भी हम शुड यूज करते हैं, लेकिन लास्ट में। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, वॉक केयरफुली लीस्ट यू शुड फॉल, अच्छे से चलो वरना गिर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने देखा कि शुड लास्ट में यूज हुआ है, शुड फॉल। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया आपने बोला शुड लास्ट में यूज करते हैं, फिर यहाँ पे शुड के बाद फॉल लगा हुआ है। तो भाई मॉडल्स के बाद एक वर्ब होता ही होता है, लास्ट में कहने का मतलब था लास्ट वाले वर्ब से जस्ट पहले। ठीक है, इसके बाद जहां पे भी एडवाइस देना हो वहां पे भी हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, तुम्हें उसके गलती पे नहीं हंसना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जहां पे भी हम एडवाइस देंगे वहां पे भी शुड का यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग वुड का कहाँ यूज करते हैं। पास्ट के किसी हैबिट को बताने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं, बेसिक है, इसमें इतना दिमाग नहीं खपाते हैं। प्रेफरेंस और चॉइस, ठीक है, जहां पे भी प्रेफरेंस और चॉइस आया
तो वहां पे हम वुड का यूज करते हैं, प्लस रादर लगाते हैं, प्लस रादर लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा, ध्यान से कंफ्यूज मत होना। ही वुड रादर डाई देन बेग, वो भीख मांगने के जगह मरना पसंद करेगा। तो यहाँ पे तुमने देखा ये तुम्हारा चॉइस वाला स्टेटमेंट है कि वो भीख मांगने की जगह मरना पसंद करेगा। तो जहां पे भी चॉइस वाला क्वेश्चन आता है वहां पे वुड लग जाता है प्लस रादर लग जाता है, वुड के साथ हमेशा रादर लग जाता है। और भी बहुत सारे पास्ट के स्टेटमेंट में तुम्हारा वुड का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही होप दैट ही वुड पास, उसने सोचा था कि वो पास हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम इमेजिनेटिव सेंटेंस में भी वुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पंछी होता तो मैं आसमान में उड़ता। तो तुमने देखा इस स्टेटमेंट में इमेजिन किया जा रहा है कि अगर मैं पंछी होता तो मैं आसमान में उड़ रहा होता। तो जहां पे भी इमेजिनेशन वाला कोई भी चीज दिखे तो वहां पे सीधा वुड डाल देना। इसके अलावा हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए भी वुड का यूज करते हैं, जैसे कि वुड यू हेल्प मी। साथ ही साथ हम प्रोबेबिलिटी लगाने के लिए भी वुड का यूज करते हैं। इसके अलावा हम अनुमान लगाने के लिए भी वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वुड बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। इसके अलावा हम कोई चीज विश करते हैं ना, तो वहां पे भी हम वुड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विश इंडिया वुड बिकम डेवलप्ड कंट्री सून, मतलब मैं ये विश करता हूं कि इंडिया जल्दी ही डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, ठीक है। तो जहां पर भी हम विश करते हैं या जहां पे भी हम अनुमान लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, या जहां पर भी हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, वहां पे भी हम वुड का यूज करते हैं। तुम्हें समझ में आ गया होगा। फिर अगला है हमारा आउट टू। तो आउट टू हम कहां यूज करते हैं? जब भी कोई मोरल वैल्यू से रिलेटेड तुम्हें स्टेटमेंट देखने को मिल जाए तो वहां पे हम आउट टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू डैश सर्व योर कंट्री, यहाँ पे सर्व योर कंट्री की बात आ गई, मतलब मोरल वैल्यू की बात आ गई, मोरल वैल्यूज की बात आ गई, तो इसलिए यहाँ पे हम आउट टू लगाएंगे। यू आउट टू सर्व योर कंट्री। तो जहां पर भी कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जो मोरल वैल्यू से रिलेटेड हो तो वहां पे हम आउट टू का यूज करते हैं। इसके अलावा कोई पास्ट एक्शन है जो कि फुलफिल्ड नहीं हो पाया है, वहां पर भी हम आउट टू का यूज करते हैं। और आउट टू के साथ साथ हम वहां पे हैव भी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आउट टू हैव टेकन केयर ऑफ योर वाइफ, मतलब कि तुम्हें अपने वाइफ का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन फिर तुम लोग बोलोगे कि भैया कुड में भी तो पास्ट एक्शन नॉट फुलफिल्ड वाला में यूज करते थे, मतलब क्या यहाँ पे हम लोग कुड यूज नहीं कर सकते हैं आउट टू के जगह पे? जैसे कि यू कुड हैव टेकन केयर ऑफ योर वाइफ, हाँ कर सकते हैं। अरे भाई मैंने बोला तो मॉडल्स जो होते हैं ना वो रिप्लेसेबल होते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे आउट टू लगा हुआ है तो यहाँ पे कुड नहीं लग सकता है, यहाँ पे कुड भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुड भी सही है। लेकिन तुम्हारे एग्जाम्स में जो ऑप्शन दिए रहेंगे तुम्हें वहीं से ना चूज करना है। अगर तुम्हारे एग्जाम में ऑप्शंस में कुड नहीं दिया रहेगा, आउट टू दिया रहेगा, तो छोड़ के आ जाओगे क्या? नहीं ना छोड़ोगे। फिल इन दी ब्लैंक से तो चलो भैया कुछ भी डाल दिए जो सही था, लेकिन फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं है और कुड भी नहीं गिवन है, तो वहां पे आउट टू ना सही बैठेगा, तो वहां पे आउट टू डालेंगे। इसके अलावा मस्ट का हम कहां यूज करते हैं? जहां नेसेसिटी हो वहां पे मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट लीव नाउ। इसके अलावा हम ऑर्डर देने के लिए भी मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट लीव नाउ, मतलब अभी यहां से निकलो, ठीक है, अभी यहां से निकल जाओ। इसके अलावा अगर कहीं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, एकदम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, वहां पर भी हम मस्ट का यूज करते हैं। सी मस्ट बी वर्किंग इन द ऑफिस नाउ। अगर हल्का फुल्का पॉसिबिलिटी है तो हम लोग क्या यूज करते थे? मे यूज करते थे। और बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो तो वहां पे हम क्या यूज करते थे? वहां पे हम वुड यूज करते थे। आई होप सो तुम्हें याद होगा। इसके अलावा पास्ट एक्शन नॉट परफॉर्म्ड में हम मस्ट का भी यूज करते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत हो, तुम्हारे एग्जाम में जो ऑप्शन दिया होगा वही चूज करना। ऐसा सीबीएसई वाले कभी नहीं करेंगे कि तुम्हारे दो ऑप्शन करेक्ट दे दे, और अगर दो ऑप्शन करेक्ट दे भी दिए तो दोनों का दोनों सही होगा, ठीक है, वरना उन्हें सबको मार्क्स देना पड़ेगा। इसलिए टेंशन मत लो, ये सब चीज का टेंशन मत लिया करो। अच्छा, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखे ही नहीं। यू मस्ट हैव लेफ्ट देम, तुम्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए था। यहाँ पे हमने मस्ट के साथ हैव लगा दिया। इसके अलावा हम यूज टू कहाँ यूज करते हैं? जहां पे भी कोई हैबिचुअल एक्शन की बात हो वहां पे हम यूज टू का यूज करते हैं। अब हैबिचुअल एक्शन क्या होता है? जो एक इंसान रेगुलरली करता है वो हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाया करता है, ठीक है, मतलब ये हैबिचुअल है, वो जाते रहता है। तो जहां पे भी हैबिचुअल एक्शन हो वहां पे हम यूज टू यूज करते हैं। इसके अलावा जहां डिसकंटिन्यूड एक्शन हो, मतलब जो वो किया करता था लेकिन अब नहीं करता है, वहां पे भी हम यूज टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू प्ले हॉकी, मतलब वो पहले हॉकी खेला करता था, अभी नहीं खेलता है लेकिन वो खेला करता था, ठीक है, डिसकंटिन्यूड एक्शन है। तो इतने ही तुम्हारे मेन मॉडल्स होते हैं जो तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं। आई होप सो तुम्हें अच्छे से मॉडल समझ में आया होगा। वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। ये तुम्हारे इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब एक दिन क्या हुआ था, सब्जेक्ट और वर्ब आपस में बैठकर कुछ एग्रीमेंट साइन किए थे, एंड उन एग्रीमेंट में कुछ रूल्स थे। सब्जेक्ट वर्ब को बोला था कि देखो भाई ये रूल्स है, अगर तुम फॉलो करोगे तभी तुम मेरे साथ चिपक सकते हो, और वर्ब भी बोला था कि देख भाई मेरे भी ये रूल्स है, अगर तुम फॉलो करोगे तभी तुम मेरे साथ चिपक सकते हो। तो आज हम उन्हीं मेजर रूल्स को पढ़ेंगे। अगर तुम इन रूल्स को जान लेते हो तो एग्जाम्स में तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 10th 11th 12th में पूरा तुम्हारे साथ रहने वाला। चलो बेसिक रूल से स्टार्ट करते हैं।
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स पोएम, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ही सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर लगा है, दैट इज राइट। फिर हमारा सेकेंड रूल है कि अगर तुम्हारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो तुम्हारा वर्ब भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल दे आर राइडिंग अ बाइसाइकिल, तो यहाँ पे जो दे है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब लगा है दैट इज आर, वो तुम्हारा प्लूरल वर्ब है। अब इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को देख लेते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन के बीच में एंड लगा हुआ होगा तब उस केस में वहां पे प्लूरल वर्ब लगता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, राहुल एंड अनीता हैव गॉन होम, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो राहुल सिंगुलर नाउन है और अनीता भी सिंगुलर नाउन है, एक ही पर्सन है ना, तो इसलिए यहाँ पे हैव लगा है, प्लूरल लगा है, प्लूरल वर्ब लगा है। बहुत ही इजी सा रूल है, जब भी दो सिंगुलर नाउन दिखेगा और बीच में एंड लगा हुआ होगा, इस चीज को याद रखो, बीच में एंड लगा होना जरूरी है। जब बीच में एंड लगा हुआ होगा दो सिंगुलर नाउन के बीच में, तब उसके आगे तुम्हारा प्लूरल वर्ब लगता है। लेकिन फिर एक्सेप्शन है, अगर सिंगुलर नाउन से पहले ईच लगा दिया जाए तो उस केस में आगे सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफिसर एंड ईच मैनेजर इज इन्वाइटेड, तो यहां पे तुम देख सकते हो जो ऑफिसर है वो सिंगुलर नाउन है, मैनेजर भी सिंगुलर नाउन है और दोनों से पहले ईच लगा है, तो इसलिए यहां पे तुम्हारा सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, दैट इज लगाया गया है। एक और एक्सेप्शन है, जैसे कुछ ऐसे चीजें होते हैं ना, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, हस्बैंड एंड वाइफ, राइस एंड करी, मतलब कि ऐसी चीजें जो अलग तो है लेकिन जब उन्हें साथ में लिखते हैं तो वो एकदम एक ही बन जाता है, तो उस केस में भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, यहाँ पे ब्रेड एंड बटर के बाद जो इज यूज किए हैं वो सिंगुलर वर्ब है। तो इस तरह का जो चीज आएगा ना, जो एक प्रतीत होगा, अलग अलग होने के बाद भी एक प्रतीत होगा, मतलब एक जैसा लगेगा, उस केस में भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। थोड़ा सा चोचला है लेकिन बेसिक दिमाग लगाओ के समझ में आ जाएगा। अगला रूल है, जहां पे भी एज वेल एज या फिर इन एडिशन टू या फिर बिसाइड या फिर लाइक, अनलाइक, विथ, अलोंग विथ, लेड बाई, हेडेड बाई, गाइडेड बाई, इस तरह की चीजें होंगी, वहां पे जो वर्ब होगा ना वो फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। उस लाइन में जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा। जैसे कि सी अलोंग विथ हर फ्रेंड्स इज विजिटिंग हर अंकल, अब यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहला सब्जेक्ट है सी और सी सिंगुलर नाउन होता है, तो इसलिए यहाँ पे तुम्हारा सिंगुलर वर्ब लगेगा, दैट इज, इसलिए यहाँ पे इज का यूज किया गया है। फिर अगला रूल है, अगर दो सब्जेक्ट ज्वाइंट है विथ नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, तो उस केस में जो तुम्हारा वर्ब होगा ना वो सेकेंड सब्जेक्ट पे रिलाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल नाइदर यू नॉर आई एम गोइंग टू सी हिम, तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है यू और तुम्हारा सब्जेक्ट 2 है आई, तो जैसा कि मैंने कहा जहां पे भी नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो ये सब होगा तो वहां पे सेकेंड सब्जेक्ट पे तुम्हारा वर्ब रिलाई करेगा। तुम्हारा सेकेंड सब्जेक्ट है आई, दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर सिंगुलर नाउन, तो उस केस में जो तुम्हारा वर्ब हो जाएगा वो भी सिंगुलर हो जाएगा। फिर अगला रूल है, अगर दो सब्जेक्ट ज्वाइंट है और उस लाइन में नॉट और बट का यूज है या फिर नॉट और इज का यूज है, इस चीज को याद रखना, ओके, नॉट और बट का यूज है या फिर नॉट और इज का यूज है, तो उस केस में जो नॉट के बगल में जो सब्जेक्ट होगा ना उस पे वर्ब डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। जो नॉट से सटा हुआ होगा उस पे डिपेंड नहीं करेगा, जो नॉट से दूर होगा उस पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नॉट सी बट हर फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल, तो क्योंकि सी जो है ना वो नॉट से जुड़ा हुआ है तो इसलिए इस पे वर्ब डिपेंड नहीं करेगा, हर फ्रेंड्स पे डिपेंड करेगा। अब क्योंकि तुम्हारा हर फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए जो तुम्हारा वर्ब हो जाएगा वो भी प्लूरल हो जाएगा, दैट इज आर, ठीक है। यहाँ पे आर लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल है। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे सभी इजी है, जल्दी जल्दी नोट डाउन करते जाओ, या फिर अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर, मैं ऑलरेडी वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड कर चुका हूं, वरना नोट डाउन भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। देखो ईच, आइदर, नाइदर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल आई इन्वाइटेड 2 गेस्ट्स बट नाइदर हैज केम, नाइदर तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया और जो हैज हो गया वो तुम्हारा सिंगुलर वर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पे नाइदर लगा हुआ था तो यहाँ पे इजीली बोल देंगे कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। इसके बाद ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, इन सब के साथ जो तुम्हारा नाउन या फिर प्रोनाउन लगेगा ना वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। चलो एग्जांपल देख लेते हैं, ईच ऑफ द स्नेक्स इज पॉइजनस, तो यहाँ पे देख सकते हो द स्नेक्स ये प्लूरल फॉर्म में है और इस जो है ना वो सिंगुलर वर्ब है तुम्हारा। समझ में आ गया? जहां पे भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ होगा वहां पे तुम्हारा नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होगा और जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। फिर अगला आता है तुम्हारा जहां पे भी एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नोवन, एवरीवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इस टाइप की चीजें दिख जाए समझ जाना वहां पे सिंगुलर वर्ब लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है।
फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी नोज डेट द सन इज द स्टार, तो यहाँ पे एवरीबडी के साथ नोज जो है ना वो तुम्हारा सिंगुलर वर्ब है। फिर अगला रूल है तुम्हारा, जहां पे भी सब्जेक्ट के साथ मेनी, बोथ, फ्यू, अ फ्यू लगा हुआ होगा वहां पे तुम्हारा प्लूरल वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, बोथ आर ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। क्लियर हो गया? जहां पे भी मेनी, बोथ, फ्यू या फिर अ फ्यू है वहां पे प्लूरल वर्ब लगेगा। बहुत इजी है। फिर अगला है तुम्हारा मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी। इसके साथ जो तुम्हारा नाउन लगेगा वो भी प्लूरल होगा, जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ ग्रेट मेनी गर्ल्स आर स्विमिंग इन द पूल। तो यहाँ पे देख सकते हो अ ग्रेट मेनी के साथ जो गर्ल्स है, जो तुम्हारा नाउन है वो प्लूरल है, और साथ ही साथ जो तुम्हारा वर्ब है वो भी प्लूरल है, डेट इज आर। समझ में आ गया? जहां पे भी मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी ये सब होगा वहां पे वर्ब और नाउन दोनों ही प्लूरल हो जाएगा। साथ ही साथ जहां पे भी अ नंबर ऑफ या फिर अ लार्ज नंबर ऐसे करके कुछ भी लिखा हुआ होगा, उस केस में भी जो नाउन होगा और जो वर्ब होगा दोनों प्लूरल फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन द टेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो अ नंबर ऑफ के साथ जो नाउन है डेट इज स्टूडेंट्स वो प्लूरल फॉर्म में है, और जो हैव है वो भी प्लूरल फॉर्म में है, मतलब जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में है। अब ये वाला सुनो, इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी सम, सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सब में से कोई भी लगा हुआ होगा वहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, काउंटेबल नाउन। और जो तुम्हारा वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा और जो तुम्हारा वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। बहुत इजी है। इस वीडियो के बाद जो तुम नोट डाउन कर रहे हो उसे एक बार देख लेना, या तो पीडीएफ देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर अगला रूल है तुम्हारा हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ। इस टाइप का तुम्हें जहां पे भी दिख जाए वहां पे तुम्हारा प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा, और जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल वर्ब होगा। यहां पे एग्जांपल देख लेते हैं, हाफ ऑफ द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक टुडे। तो यहां पे तुम देख सकते हो हाफ ऑफ के साथ जो वर्कर्स है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और जो आर है वो प्लूरल वर्ब है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहां पे एक एक्सेप्शनल है। जहां पे भी मोर देन वन होगा वहां पे तुम्हारा सिंगुलर नाउन लगेगा और सिंगुलर वर्ब लगेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, मोर देन वन हॉल इज बुक्ड। यहां पे जैसे मोर देन वन लग गया तो इसलिए यहां पे जो तुम्हारा सिंगुलर नाउन है डेट इज हॉल। तो क्योंकि यहां पे मोर देन वन लग गया इसलिए यहां पे जो तुम्हारा नाउन हो जाएगा डेट इज हॉल वो सिंगुलर हो जाएगा, हॉल सिंगुलर ही है। और इसके साथ साथ जो तुम्हारा वर्ब हो जाएगा वो भी सिंगुलर है, डेट इज। इसके बाद हमारा अगला है, जहां पे भी तुम्हें इमेजिनेटिव सेंटेंस दिख जाए या फिर विश फुलफिलमेंट वाला सेंटेंस दिख जाए वहां पे क्या होता है। देखो जैसे कि जहां पे भी तुम्हें इफ दिख जाए या फिर एज इफ दिख जाए या फिर तुम्हें एज दो दिख जाए या फिर इट इज द टाइम, इट इज द हाई टाइम, और साथ ही साथ टू बी लगा हुआ हो, सिर्फ वर लिखा आता है, WERE, वर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई विश आई वर एन एंजल। ठीक है, इस चीज को क्लियर रखना, जहां पे भी इमेजिनेशन से रिलेटेड कुछ भी आ जाए वहां पे समझ जाना सिर्फ वर ही लगेगा, कोई सिंगुलर या फिर प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा, सिर्फ वर लगेगा। रट लो, जहां पे भी इफ, एज दो, आई विश, इट इज द टाइम, मतलब इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इस तरह का चीज है, प्लस टू बी लिखा हुआ है वहां पे सिर्फ वर लगा देना। अब लास्ट इंपॉर्टेंट रूल, इसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। वो ये है कि जब भी दो प्रोनाउन लगा हुआ हो और बीच में एंड लगा हुआ हो उस केस में जो तुम्हारा वर्ब होता है वो प्लूरल हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई एंड ही आर लाइबल। यहां पे आई और ही दोनों प्रोनाउन है और बीच में एंड लगा हुआ है, इसलिए यहां पे जो तुम्हारा वर्ब हो जाएगा, जो आर है, वो तुम्हारा प्लूरल हो जाएगा। बस इतने ही रूल होते हैं, इतने रूल पढ़ के चले जाओ तो एग्जाम में तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मस्त टॉप मार के आओगे। बस इतने से चीज के लिए बहुत सारे लोग ग्रामर ही नहीं पढ़ते हैं। बताओ, 10 मार्क्स का ग्रामर आता है? सब कुछ अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब तुमने से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मन करे तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और बाकी पीडीएफ तो तुम्हें टेलीग्राम में देखने को मिल ही जाएगी। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। चलो बाय।